जिसने सीखना छोड़ दिया वो इररिलेवेंट हो गया। और जब आप सीखने की राह पे चलते हैं तो उस राह में आपको बहुत लोग मिलते हैं जो सही मायने में आपको सही सीख देना चाहते हैं। हमारी लाइफ के अंदर में जब हम आते हैं इस धरती पे तो सबसे पहला सीख हमको मिलता है हमारे पेरेंट्स से कि ये करो सही है, ये गलत है। कितने बड़े टीचर हो। फिर जैसे जैसे हम पढ़ाई में घुसते हैं या सोसाइटी में और इंगेज होते हैं, वैसे वैसे और लोग हमसे जुड़ते रहते हैं जो हमको हर मौके पे सही सीख और बुरी सीख दोनों देते हैं। अब हमारे ऊपर है कि हम ये सही सीख को अडॉप्ट कर लें और बुरी सीख को स्कैन करके उसको हम अपने से दूर कर लें। मैंने अपने YouTube चैनल में कोशिश की है अभी तक आपके साथ कि आपको सही सीख दे पाऊँ। जितने मुझे आता है उतना मैं आपको, जितना मैं ऑनेस्टली कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ और आशा कर रहा हूँ आप लोग को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा होगा। लेकिन मुझे लगा कि ये सीखने की जो प्रथा है इसमें मैं अकेला नहीं चल सकता हूँ। क्यों ना मैं और गेस्ट लेके आऊँ जो मुझे जीवन के अलग अलग एस्पेक्ट को, खाली मार्केटिंग, अलग अलग एस्पेक्ट पे मुझे सिखा रहे हैं और मुझे एक अच्छा इंसान, अच्छा एंटरप्रेन्योर और अच्छा मार्केट पार्टिसिपेंट बना रहे हैं। तो दोस्तों मैं चालू कर रहा हूँ विव टॉक्स, एक सीरीज जिसके अंदर में हम बात करेंगे ऐसे लोगों से जिन्होंने मेरे लर्निंग जर्नी में एक इम्पैक्ट किया है और जो मुझे लगता है कि आपको भी एक यूजफुल इंफॉर्मेशन, लर्निंग और एक जर्नी दे सकते हैं। आज के पहले वीडियो के अंदर में हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो है इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग। आप सब जानते हैं कि इतने लोग मार्केट में आए हैं और हम सब इवेंचुअली मार्केट से बहुत ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं। तो अब जो पैसा बनाना ही है तो रास्ता क्या पकड़ें, क्योंकि रास्ते बहुत हो सकते हैं। मैं ट्रेडिंग को बहुत प्रमोट करता हूं बिकॉज मेरा जीवन ट्रेडिंग से ही बना है। ऑल्दो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में इन्वेस्टिंग ज़रूरी है, बट जब मैंने चालू किया था आप जानते हैं कि ट्रेडिंग कितना इंपॉर्टेंट पार्ट था मेरी लाइफ में। लेकिन जो दूसरा एस्पेक्ट है इन्वेस्टिंग, क्या इन्वेस्टर जो चालू कर रहा है उसको इन्वेस्टिंग का रूट भी लेना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और हमारे जो पहले गेस्ट है आज, आई लव हिम फॉर द वर्क ही इज़ डूइंग, समथिंग विच आई हैव बीन इंस्पायरिंग टू डू फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मेरे जो पहले गेस्ट है वो है प्रांजल कामरा। हेलो प्रांजल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपसे मैं कब से कनेक्ट होना चाहता था तो मुझे ये चांस मिला और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज आपसे हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करने के लिए। इट्स माय प्लेजर। ये वीडियो रिकॉर्डिंग के पहले मैंने अपनी टीम को कहा था कि मेरे सीनियर आ रहे हैं तो मुझे नर्वसनेस हो रही है। प्रांजल से मैं लाइव सोशल मीडिया पे कैसे इंटरेक्ट करूंगा, तो कुछ गलती हो जाए तो प्रांजल माफ़ कर दीजिएगा। सर मेरा सेम यही हाल है, मैं बहुत समय बाद इतना नर्वस फील कर रहा हूँ। ओवर द इयर्स ना सिर्फ आपसे, आपके वीडियोस से कंटेंट बनाना, इन्वेस्टिंग के अराउंड चीजें सीखा है, बल्कि प्रोडक्ट्स बिल्ड करना, स्केल करना वो भी सीखा है। सो टू गेट अ चांस टू टॉक टू यू, इट मीन्स अ लॉट सर। सो स्वीट ऑफ यू। सो दोस्तों एक खास बात है मेरे और प्रांजल में कि हम लोग दोनों है वैसे एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट के। चीज़ों को बिल्ड करना, स्केल अप करना, उसके अराउंड वैल्यू क्रिएट करना, ये हमको आता है। एंड प्रांजल ऑब्वियसली हैज़ टेकन इट टू द नेक्स्ट लेवल, तो बहुत अच्छा लगता है। एक काम तो हम लोग दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं कि आपको सही मायने में सही नॉलेज पहुँचा रहे हैं। तो बस आप हम लोग दोनों के काम को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए और बस हमसे जुड़े रहिए। सो प्रांजल, आज है ना कुछ नया करते हैं, वो कहते हैं ना कुछ तूफानी करते हैं। जी सर। कुछ मान लेते हैं कि आप तो इन्वेस्टर हैं ही और मैं मान लेते हैं एक बार कि मैं अच्छा ट्रेडर भी हूँ, ठीक है। तो थोड़ा झगड़ा हो जाए इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग के बीच में कि क्या करना चाहिए। कोई भी नया आया है तो उसको इन्वेस्टिंग करना चाहिए कि उसको ट्रेडिंग करना चाहिए। तो उसके पहले एक छोटा सा जर्नी अगर आप अपना बताएं। मैं जानता हूं आपके बारे में, बट फिर भी हाउ यू स्टार्टेड, व्हाट यू स्टार्टेड, एंड अभी आपका इन्वेस्टिंग जर्नी जिस पे आप फोकस कर रहे हैं वो कैसा चल रहा है। सर आपने मेरे को, अब आपसे एक शिकायत है, आपने पहले बताया नहीं कि हम झगड़ा करने वाले हैं। तो झगड़ा करना था तो मैं कोलकाता आ जाता सर। सर कुछ लक था और कुछ मैं कहूंगा कि मेरी दादी ने जो बचपन से मुझे सिखाया, ये दो चीजों का मिक्स था
जिसके कारण मैं इन्वेस्टिंग में आया। तो मेरी दादी ना स्वदेशी आंदोलन वगैरह में काफी एक्टिव रहती थी। उनका ये मानना था, उनकी इकोनॉमिक्स उनसे ये कहती थी कि अगर आप देश में बनी हुई चीजें यूज करोगे, अगर आप भारत में बना हुआ साबुन यूज करोगे तो देश अमीर होगा, और हम गुलाम इसलिए बने कि हम विदेशी चीजें यूज करते थे। उनकी ये थ्योरी थी। तो एज अ 5 year old जब मैं था तो वो मुझे दुकानों में लेके जाती थी, और अगर मैं कोई सामान उठाऊं तो वो बोलती थी नहीं ये विदेशी है, ये नहीं लेना है। तो हालांकि मैं उस थ्योरी में बिलीव नहीं करता, लेकिन उसका एक फायदा ये हुआ सर कि 4-5 साल की उम्र से मैं हमेशा पढ़ना सीखा, और किराना दुकानों में जाके मैं बैक लेबल देखता था कि ये कौन सी कंपनी का है, और फिर पापा से दादी से पूछता था कि ये कंपनी कहाँ की है। तो ऐसे करके बाय द टाइम आई वाज 15 year old मेरे पास, मैं हर बिजनेस क्विज जीत जाता था, क्योंकि मेरे पास कंपनीज की हिस्ट्री, कंपनीज के ब्रांड, उनकी ग्रोथ, मर्जर एक्विजिशन क्या हो रहा है, एक 15 साल के स्टूडेंट के हिसाब से मेरे पास बहुत बड़ा नॉलेज बैंक हो गया था, क्योंकि मैं 10 साल से बैक लेबल्स पढ़ रहा था। तो वो एक नेचुरल एडवांटेज था मुझे कि कंपनी की हिस्ट्री पता थी। फिर मैं लॉ की पढ़ाई करनी मैंने शुरू की, क्योंकि मेरे को बाकी कुछ नहीं आता था। मैं स्कूल कॉलेज में सबसे पीछे वाले स्टूडेंट्स में रहता था, रैंक में। इनफैक्ट मैंने 5 साल का लॉ 6 साल में पूरा किया सर। तो जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है उसका बाकी सब चीजों में मन लगता है। तो मैंने फिर अन्ना आंदोलन किया, अन्ना हजारे का एंटी करप्शन जो मूवमेंट था उसमें पार्टिसिपेट किया। तो मैं ढूंढ रहा था कि मुझे क्या करना है, मेरी ट्रू कॉलिंग क्या है। एक दिन पापा जी बिजनेस में एक प्रोग्राम देख रहे थे, डी स्ट्रीट का डॉन नाम था उस प्रोग्राम का। यूजुअली एज अ यंग स्टूडेंट आपका इन प्रोग्राम्स में इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन वो एंकर बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से करते थे। वो डॉन के गेटअप में रहते थे, और वो कॉलर वाला प्रोग्राम था, और बड़े ही एग्रेसिवली वो क्वेश्चंस का आंसर करते थे। ये शेयर अच्छा नहीं है, निकल जाओ, डूब जाओगे, मर जाओगे, और इस तरह की राइट। तो एज एन 18-19 year old दैट हुक्ड मी। और मुझे ना, जैसे अब मैं टीवी वगैरह में जाता हूं तो मुझे पता रहता है कि भाई जो सवाल आ रहे हैं वो ईमेल में पहले से आ जाते हैं, लेकिन तब मेरे को उनके बारे में ये अच्छा लगता था कि कोई भी फोन आए, वो 5,000 में से कोई भी कंपनी के बारे में लोग उनसे पूछते हैं, उनको पता होता है वो कंपनी कहाँ की है, कौन सा शहर, प्रमोटर कौन है। तो मेरे को ये नहीं था कि मेरे को पैसा कमाना है, मेरे को ये था कि ये मेरे से बिजनेस क्विज में ज्यादा अच्छे हैं, इनको 5,000 कंपनियों के बारे में पता है, मुझे इनके जैसा बनना है। तो वहां से शुरू हुआ। पापा ने मुझे 20,000 रुपए दिए, तभी उन्होंने मेरे को एक स्कूटर भी गिफ्ट किया था, टीवीएस वीगो। तो पहली बार मैं साइकिल से स्कूटर की तरफ गया था, तो मैंने पहला शेयर वही खरीद लिया 2013 के आसपास। और एज लक वुड हैव इट, बिगनर्स लक, कि हम ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग दोनों में बात करते हैं, तो बिगनर्स लक चला और वो शेयर 9 times बढ़ गया सर। और मुझे लगा कि मेरे को सब आता है, मेरे को इन्वेस्टिंग आती है, और अब तो मैं यही करूंगा। और पापा भी फंस गए थे, मैंने पैसा कमा लिया था, अब वो कैसे मना करते। लेकिन उसके बाद कुछ साल, 1 आध साल, 1.5 साल, मैंने जो कंपनी उठाई वो मतलब खराब तो क्या, वो बैंकरप्टी हो गई। एक मैंने एल्डर फार्मा ले लिया था, वो खत्म हो गई। 1 आध कोई और स्टॉक ले लिया था जो 0 हो गया। तब मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसा नहीं हो सकता, इसमें तो पढ़ना पड़ेगा। और पापा ने मेरे को कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में भी एनरोल कर दिया था, क्योंकि लॉ में तो मैं पास नहीं हो रहा था, तो उनको लग रहा था कुछ और कर लेते हैं। अब मैं एग्जाम्स देने जाता ही नहीं था कंपनी सेक्रेटरी के, मैं क्रिकेट खेलने चले जाता था। घर में बोलता था मेरा फर्स्ट लेवल भी हो गया, सेकंड भी हो गया, और मैं कभी फाउंडेशन भी नहीं निकाल पाया। एक दिन एज लक वुड हैव इट, जो होता है अच्छे के लिए, कि उनका एक ईमेल आया ICSI का कि उन्होंने NISM नाम के एक इंस्टीट्यूट से टाई अप किया है। तो मैंने देखा ये NISM क्या है, तो पता चला कि अरे स्टॉक मार्केट पे एक कॉलेज है, एक इंस्टीट्यूट है, वो भी सेबी का, जो सिर्फ स्टॉक मार्केट की पढ़ाई करवाता है। तो मैंने उसका इंटरव्यू दिया, और वहां के डीन और फैकल्टी ने कहा कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूज दे हैव एवर टेकन। तो मेरे लिए दिस वाज लाइफ चेंजिंग, क्योंकि 5-6 साल मुझे लॉ स्कूल में सिर्फ ऐसा लगा था कि मेरे से बड़ा गधा कोई नहीं है। तो इट चेंज्ड माय लाइफ। तो वहां मेरा एडमिशन हुआ, और फर्स्ट डे ऑफ लाइब्रेरी मैंने एक लिस्ट बनाई कि सबसे महंगी किताबें कौन सी हैं, क्योंकि 1 साल का कोर्स है, ये खत्म हो जाएगा तो मैं इतनी महंगी किताबें खरीद नहीं पाऊंगा। तो साल भर मैंने सिर्फ पढ़ाई की वहां, बहुत। इनफैक्ट सर मुझे याद है पहली बार, पहले दिन जब मैं लाइब्रेरी गया और मैंने पहली किताब निकाली, तो मुझे ना गिल्ट हुआ कि प्रांजल ये क्या कर रहा है, लॉ पढ़ना है। फिर खुद को याद दिलाया नहीं अब तो यही पढ़ना है, क्योंकि उसके पहले तक ये होता था कि क्लास में लोग लॉ पढ़ रहे हैं और मैं चुपके मनी कंट्रोल खोल रहा हूँ या कुछ आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, और गिल्ट होता था कि मैं लॉ में तो फेल हो रहा हूँ और मैं ये क्या पढ़ रहा हूँ। तो कंडीशनिंग ऐसी हो गई थी। बट दैट 1 year चेंज्ड माई लाइफ। वहां से कॉन्फिडेंस आया कि मैं इन्वेस्टिंग कर सकता हूँ और मैं इस फील्ड में खुद का कुछ करना चाहता हूँ।
बाय द वे सर, मुझे आपकी जर्नी भी जाननी है कि आपने कैसे शुरू किया, क्योंकि आपने मुझसे भी पहले शुरू किया, तब तो हार्डली स्टॉक मार्केट की तरफ कोई देखता था रिस्पेक्टेबल नजरिए से, तो आप में ये हिम्मत कहाँ से आई? प्रांजल, मैं ना थोड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि फैमिली में वो एक स्टॉक मार्केट का कल्चर था। अच्छा। तो माय फादर हैज़ बीन पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट सिंस अर्ली 1990s। अपने जॉब के बाद उन्होंने कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप ले ली थी। तो घर में हमेशा से वो एक स्टॉक मार्केट का एक आप मान लो कि एक्साइटमेंट भी था, भय भी था, बिकॉज स्टॉक मार्केट एक ऐसा ऑक्यूपेशन था कि हमेशा लगता ही था कि घर में पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, पापा क्या कर रहे हैं, जॉब में स्टेबल अर्निंग थी, क्यों छोड़ छाड़ के स्टॉक मार्केट के काम में लग गए। बट फिर देन ऑब्वियसली माय ब्रदर्स आल्सो गॉट इनटू इट। सो एक कल्चर हमारे यहाँ पर था ही कि हम स्टॉक मार्केट को समझ सके। बट आयरॉनी ये है प्रांजल, आई बिलोंग टू दैट जनरेशन जिसमें किसी के भी फादर अपने बेटे या बेटी को बोलते थे कि भाई स्टॉक मार्केट में मत आना। हाँ जी। तो मेरे फादर भी खुद तो थे स्टॉक मार्केट में, मुझे हमेशा बोलते थे कि शेयर बाजार में मत आना। राइट। आई गेस बिकॉज उन्होंने हर्षद मेहता देखा था, उन्होंने केतन पारे का स्कैम देखा, और कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज में एक बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ था थैंक्स टू केतन भाई। तो उसके कारण कई लोगों के पैसे डूब गए थे, हमारे भी डूब गए थे ऑलमोस्ट। आप मान लो कि हम सब कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर लोग ऑलमोस्ट बैंक्रप्सी के स्टेज पे आ गए थे अर्ली 2000 में। तो मेरे पिताजी नहीं चाहते थे कि मैं शेयर बाजार में फुल टाइम बनूं, तो उन्होंने कहा सीए कर ले, सीएस कर ले, एमबीए कर ले और बॉम्बे में फंड मैनेजर बन जा और अपना जीवन को अच्छे से व्यतीत कर। बट एज वी डिस्कस्ड प्रांजल एंड मैं हम लोग थोड़े अलग किस्म के लोग हैं, एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट के लोग हैं। तो नेचर हैड इट्स कॉलिंग एंड आई केम बैक टू कैलकाटा और मैंने कमोडिटीज़ ट्रेडिंग से चालू किया, बिकॉज मेरे अंदर में आई थिंक एक ट्रेडर था ही पहले से। थैंक्स टू प्रॉब्ली माई फादर दैट बिकॉज वो ट्रेडिंग करते थे, इट वॉज ईजियर फॉर मी टू अंडरस्टैंड ट्रेडिंग। तो मैंने कमोडिटीज़ से ट्रेडिंग चालू की और जैसे कि सब कोई चालू करते हैं, नुकसान तो होगा ही और पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। प्लस प्रांजल, अपन लोग के साथ प्रॉब्लम क्या पता है, जो क्वालिफाइड लोग हैं, कि हमारे लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल के भाई आ जाता है। तो वो हर समय तंग करता है कि भाई तो क्या कर रहा है, इतना तो पढ़ लिख लिया, तो बैठ के ट्रेडिंग कर रहा है, तो इज इट वर्थ इट, इतनी पढ़ाई करने की रिक्वायरमेंट ही क्या थी। और सोसाइटी भी, हम अभी तो कल सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, बट उस समय मैं बात कर रहा हूँ 2006 की, तो सोसाइटी काफ़ी नैरो माइंडेड थी कि अगर आप ट्रेडर हो तो मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आप ट्रेडर बन गए। राइट। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू गेट मैरिड ऑल्सो। तो कई प्रपोजल्स रिजेक्ट हो जाते हैं कि लड़का पढ़ लिख के कर क्या रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है। ओह सीरियसली? Seriously. So fortunately my father-in-law was sensible guy, so he decided to bet on me, and I guess he did the right thing. So for me it was a natural choice to go ahead and do this. Plus because I was a business-minded person, I was not into trading on my own always. So I prefer to build a business. So Calcutta में we have almost 150 traders now who have been with us for almost 10-15 years जो trading कर रहे हैं। तो it has been a great experience of trading. So I mean आपका story is like a boy next door, जो हर कोई aspire करता है कि यार ये मैं कर जाऊं तो बस। और मेरा story is like that exclusive club जो पहले से इसमें थे, लेकिन उन्होंने इसको यूटिलाइज करके नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। और 8-9 का क्रैश भी सरवाइव किया। आई एम सरप्राइज टू नो कि आप 2006 से शुरू कर चुके थे, तो उस क्रैश को भी आपने देखा। प्रांजल, मैंने एक्चुअली में अपना पहला 1 करोड़ वो 2008 में ही बनाया, बिकॉज ट्रेडर क्रैश का इंतजार करता है। हाँ, उसको मजा आता है, बिकॉज द मनी यू मेक व्हेन मार्केट गोज डाउन इज सो मच। जब मार्केट ऊपर जाता है तो ट्रेडर की अर्निंग बहुत ही लीनियर पैटर्न पे होती है, और जब मार्केट गिरता है और इफ यू आर ऑन द राइट साइड ऑफ द फॉल, देन यू मेक लॉट ऑफ मनी इन द मार्केट। जी। इन्वेस्टर बनने के मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है, और फिर मैं अपनी तरफ से आपको बताऊंगा कि ट्रेडर बनने के मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है। जी सर, डीमेरिट से शुरू करते हैं। डीमेरिट ये है कि देयर आर टाइम्स जब आप 2 साल 3 साल पैसा नहीं बना रहे, और उस समय ऐसा होता है कि आपने कोई थीम पे बेट किया
और वो थीम मार्केट रिकॉग्नाइज नहीं कर रही, आपके कंट्रोलेबल्स ये हैं कि आप जो आपको लगता है एक सही थीम है, सही कंपनी है, सही फंडामेंटल्स, उस पर बेट करो, लेकिन मार्केट कब उसको रिकॉग्नाइज करे वो आपके हाथ में नहीं है। तो जब 2-3 साल आप बैठे रहते हो और आपको दिखता है कि आपकी चारों तरफ लोग, इन्वेस्टर्स भी, चलो ट्रेडर्स तो आप एक्सेप्ट कर लोगे कि वो एक अलग आर्ट है, तो आप उनसे कंपीट नहीं करोगे और फोमो नहीं होगा, लेकिन आप जब देखोगे कि बाकी इन्वेस्टर्स एक दूसरी थीम पे बेट किए और उनको तुरंत रिकॉग्निशन मिला। सो नो मैटर आपकी स्टडी कितनी स्ट्रांग है, आपने कितना ज्यादा इसको आत्मसार किया है, रियलिटी इज कि उस समय यू डाउट योरसेल्फ। उस समय आपको लगता है कि नहीं, am I sitting on my past laurels, या am I not learning new things, am I missing out on the new trends, am I outdated? Imagine sir, as a 28-year-old I get this feeling at times ki am I outdated? So I can understand what will happen when I'm 40, I'm 50. I'll feel this much more often because naturally I'll not be that updated with the latest trends. So जब आपकी चारों तरफ लोग पैसा कमा रहे हैं, still trusting your beliefs, ट्रस्टिंग कि आपका प्रोसेस सही है और रिजल्ट्स कभी मिलेंगे कभी नहीं मिलेंगे, इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव फेथ इन योर प्रोसेस। ये बहुत मुश्किल हो जाता है जब हर कोई पैसा कमा रहा है। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल सर, आईपीओ के थोड़े समय बाद, सो इट्स आई बिलीव 3.5-4 years, CDSL का आईपीओ 300 के आसपास आया था, और वो जब 200-250 के बीच में था, इस व्हेन आई स्टार्टेड बाइंग आईपीओ के 1-8 महीने बाद। और पिछले 1 साल में 6 महीने में CDSL दौड़ा है, 2.5-3 साल आई वॉज सिटिंग ऑन इट एंड फीलिंग लाइक अ फूल एट टाइम्स कि मैं क्या कर रहा हूं, नो वन इज रिकॉग्नाइजिंग, और कितना टाइम लगेगा, एंड दिस इज नॉट सम हिडन जेम, ये लोगों की आंखों के सामने है। इसके प्रोडक्ट्स को लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोज यूज कर रहे हैं। अगर अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं हो रही वैल्यू, तो शायद इसमें वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू ट्रैप है। समटाइम्स आपको वो डाउट आते हैं। इस केस में, CDSL के केस में मुझे नहीं आया बिकॉज आई वॉज वेरी क्लोजली वर्किंग विद ब्रोकर्स एज वेल, तो आई कुड सी दैट। लेकिन आई ऑल्सो नो कि CDSL की जगह अगर वो कोई और कंपनी होती जिसमें मेरे पास स्कटल बट थोड़ा कम होता, तो शायद मैं अपने प्रोसेस को डाउट करता। सो रिटर्न्स चंक्स में आते हैं, और आप एज एन इन्वेस्टर अपने रिटर्न्स से घर चलाने की कोशिश करें या सोचें रेगुलर इनकम आती रहे, वो बिल्कुल नहीं आएगी। 2-2 साल कुछ नहीं होगा। सो दैट इज द बिगेस्ट डीमेरिट। मेरिट इज कि सर, एक आप रोज की नॉइज से दूर रह पाते हैं। यू डोंट केयर कि आज रेट कट हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, मैक्रोस क्या हो रहा है, डे टू डे यू डोंट नीड टू ट्रैक चार्ट्स, you don't need to track monthly economics वाले numbers, you don't need to track quarterly results। तो बहुत सारी noise जो आपकी decision making को dilute करती है, thought process को dilute करती है, we can afford to stay away from that। So in fact sir, हमारे ऑफिस में it's a company that derives its bread and butter from the stock market, लेकिन हमारे ऑफिस में कोई टीवी नहीं है, कोई टर्मिनल नहीं है। Monday to Friday in fact दिस इज वॉट वी एनकरेज कि आप शेयर प्राइसेस को देखो ही मत, जो देखेंगे सैटरडे देखेंगे, सो दैट वी डोंट एक्ट ऑन इट ऑन इम्पल्स। तो यू गेट टाइम टू डू अदर थिंग्स। दिस इज अ वेरी पैसिव साइड एक्टिविटी, एंड आप अपनी दूसरी चीजें फॉलो कर सकते हो। दैट्स द बिगेस्ट मेरिट। आप बताइए सर, ट्रेडिंग के मेरिट्स, डीमेरिट। सो प्रांजल, आपका जो मेरिट है वो हमारा डीमेरिट है। राइट। इट्स so much of noise around and you have to be hands on। आपको हर समय भाव के साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा। आपको सबकॉन्शियसली, नॉट जस्ट योर कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियसली भी आपके माइंड में एक प्राइस चलता रहता है। इनफैक्ट ऐसे कई बार हुए, रात को सोते वक्त मैं चिल्ला उठता हूँ कि गया गिर गया, और मेरी वाइफ उठाती है मुझे कि क्या बदतमीजी हो रही है, क्या गिर गया। सो एज ए ट्रेडर आपको काफी बार हुआ है ये, तो बेचारी परेशान हो जाती है। जब मैं बहुत एक्टिव ट्रेडिंग करता था, इट वाज लाइक फ्रॉम मॉर्निंग, बिकॉज मैं कमोडिटी, करेंसी, इक्विटी तीनों करता था, मॉर्निंग 9 o'clock से रात को 11:30 बजे तक आई वाज सच एन एक्टिव ट्रेडर। सो माय वाइफ यूज्ड टू गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड विथ मी कि दिस इज नॉट द लाइफ विच आई वांट। सो डीमेरिट यही है कि आपकी लाइफ इतनी मार्केट के अराउंड हो जाती है, प्राइसेस के अराउंड हो जाती है, शॉर्ट टर्म एक्शंस के अराउंड हो जाती है कि maybe other aspects of your life starts getting compromised a bit, and हर किसी के बस का नहीं है ये कि वह अदर एस्पेक्ट्स को बैलेंसिंग कर पाए। बहुत हाई लेवल ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी चाहिए कि आप नॉट जस्ट योर पर्सनल लाइफ बट जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि हम सिर्फ
ट्रेडिंग ही लाइफ नहीं है, उसके बियॉन्ड भी हमारी सोशल लाइफ है, हमारे बच्चे हैं, या हम हॉबीज़ लेना चाहते हैं, हम कुछ नया सिंगिंग करना चाहते हैं। जब आप ट्रेडर बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ों में आपका रुख थोड़ा पुअर हो जाता है, तो ये बहुत बड़ा डिमेरिट है। राइट। तो एक पॉइंट पे आके क्या होता है प्रांजल की बर्नआउट, आप देखोगे इन्वेस्टर में कभी आपने ये वर्ड नहीं सुना होगा बर्नआउट, बट ट्रेडर्स जनरली एक पॉइंट पे आके बर्नआउट हो जाते हैं। क्योंकि इतना रिगर, तो 2013 में मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि अच्छा, मैं काइंड ऑफ बर्नआउट हो गया था। मैं आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि मुझे करना क्या लाइफ में। आई डोंट वांट टू डू दिस मॉर्निंग 9 to रात को 12 बजे तक सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो उस प्रोसेस के दौरान आई डिड लॉट ऑफ थिंग्स टू रीडिस्कवर माई सेल्फ एंड देन आई डिड व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। तो ये एक डीमेरिट है ट्रेडिंग का। राइट। मेरिट ये कि बीइंग हैंड्स ऑन ट्रेडिंग के अंदर में आप पैसे बहुत जल्दी बना सकते हैं, और स्पेशली जब आपके पास में छोटा कैपिटल हो ना, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग इन्वेस्टिंग में जितना वर्क करेगा उससे मच ज्यादा वर्क करता है ट्रेडिंग में, बिकॉज आपके पास बेस छोटा है। जैसे मैंने ट्रेडिंग चालू किया था 10 लाख रुपए से। मैंने 10 लाख रुपए से क्यों चालू किया था? बिकॉज अब इतना पढ़ा लिखा इंसान अगर कुछ भी बिजनेस कर रहा है तो 10 लाख रुपए तो लगाएगा। 1 लाख से मैं थोड़ी ना ट्रेडिंग चालू करूंगा। राइट। तो अब वो 10 लाख को अगर मुझे इवेंचुअली 100 करोड़ करने या 10 करोड़ करने, जो भी उसका नंबर है, तो इन्वेस्टिंग करके टाइम बहुत लगेगा, बिकॉज उसका कंपाउंडिंग इम्पैक्ट आने में काफी टाइम लगता है। ट्रेडिंग में क्या, छोटा कैपिटल को आप इमीडिएटली एक रीजनेबल साइज का बना सकते हैं, और फिर उसके बाद एक साइज होने के बाद में फिर 25-30%, 35% उसमें से निकालते निकालते इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। राइट। राइट। या आई वंडर सर, जैसे आपने बताया कि कई बार 8-8, 10-10 घंटे ट्रेडिंग होती थी, तो इतने लॉन्ग आवर्स से क्या डिसीजन मेकिंग कभी कभी अफेक्ट होती थी? जो आप बर्नआउट कह रहे हैं, क्या आपको फील होता था कि आई एम नॉट टेकिंग रैशनल डिसीजंस क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आवर्स दे रहा हूँ? डिसीजन मेकिंग ट्रेडिंग के अंदर में शॉर्ट टर्म डिसीजन होते थे। राइट। तो माइंड हमेशा प्रिपेयर्ड ही था कि ये डिसीजन मैं इतने मिनट्स के लिए ले रहा हूँ। तो अगर मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि ये डिसीजन सिर्फ 3-4 मिनट के लिए है। अगर मैं शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ, आवरली चार्ट देख के कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ये डिसीजन 1-2-3 दिन के लिए है। तो ऐसा कभी फील नहीं होता था कि हाँ, ऑब्वियसली नेगेटिविटी आती थी क्योंकि जब ट्रेड रॉन्ग होता है किसी को पसंद नहीं आता। तो उस समय लगता था कि धत तेरी यार, क्यों काट दिए सौदा, रख लेते इसको। लेकिन फिर अगर आप लगे हुए हैं प्रोसेस में तो वापस एंट्री करने का मौका मिल जाता है, तो पुराना नेगेटिव इमोशंस अपने आप ही डाइल्यूट हो जाता है। राइट। राइट। जी सर। और एक और चीज है प्रांजल, जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, तो हम लोग मार्केट से बहुत बात करते हैं। अगर आप किसी भी टिपिकल ट्रेडिंग सेटअप को देखोगे, आई विल लव टू होस्ट यू, हमारा ट्रेडिंग सेटअप आपको दिखाना चाहेंगे जब आप कलकत्ता में नेक्स्ट होंगे। जरूर सर। आप देखोगे ट्रेडर्स ना टर्मिनल के सामने टर्मिनल से बात करते हैं कि अरे यार थोड़ा तो ट्रेड ठीक करवा देते, अरे और मतलब एक तो मतलब ऑफलाइन आपको बोल रहा हूँ कि क्रिएटिविटी ऑफ गालियाँ ट्रेडर्स लोग के पास बहुत होती है, बिकॉज they get into the habit of abusing market as well कि अरे यार ये क्या हो रहा है, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। और सर मैं जरूर देखना चाहूंगा, मैंने आज तक जिंदगी में कभी ट्रेडिंग सेटअप देखा नहीं है। मैं आपको वेलकम करूंगा, प्लीज आप आइए। इनफैक्ट मैंने दिवाली में लाइव सेशन किया था यूट्यूब में मेरे चैनल में, वहां में अपने जो वन ऑफ द ऑफिसर्स का पूरा टूर करवाया था लोगों को। अच्छा। कि कैसे ट्रेडर्स सोचते हैं, कैसे वर्क करते हैं। इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग वर्ल्ड, वेरी डिफरेंट वर्ल्ड। राइट। तो कोई ट्रेडिंग करना चाहता है ना, तो एक है रिटेल इन्वेस्टर आके थोड़ा बहुत ट्रेडिंग कर रहा है, विच इज लाइक अब 50,000 1 लाख रुपए से आप ट्रेडिंग करोगे तो क्या ही कर लोगे उससे, कितना ही रुपया बना लोगे। बट वो ठीक है, अच्छा टाइम पास है, एक वो इंट्रिंसिक सेटिस्फैक्शन ऑफ स्पेकुलेशन मिलती है, तो वो चल रहा है तो चल रहा है। बट रियल प्रोफेशनल ट्रेडिंग जो मैं पुश करता हूँ लोगों को मल्टी एसेट ट्रेडिंग की तरफ, वो एक अलग ही गेम है। अगर उस गेम में प्रॉपर्ली कोई सेट हो जाता है ना, तो फिर इट्स अ गुड रिवॉर्डिंग मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी। राइट। सो डेफिनेटली सर, अब जब मैं आऊंगा तो आप बुलाएं ना बुलाएं, मैं पहुंच जाऊंगा सर। माय प्लेजर, इट विल बी।
अब प्रांजल मुझे ना एकदम आप बेबी स्टेप बताइए, मैं भी आपको ट्रेडिंग का एक बताऊंगा जी कि इन्वेस्टिंग चालू कोई कर रहा है तो एकदम उसको तोड़ के बताइए कि कैसे कैसे करे ताकि वो एक पाथ बना सके अपने लिए इन्वेस्टिंग का। जी आई ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। अच्छी बात यह है सर कि मुझे भी आई कीप इट वेरी वेरी सिंपल। मैं अभी भी बेबी स्टेप्स में ही अटका हुआ हूँ। 7-8 साल हो गए मुझे, बट आई लाइक सिंपल स्मॉल स्टेप्स इतना ज्यादा कि आई डोंट फील द नीड टू एडवांस। तो बहुत सिंपल स्टेप्स हैं सर। पहला स्टेप ये है कि मैं अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस से बाहर नहीं निकलता। इसका मतलब ये है कि उन कंपनीज को जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, या तो मेरे बिजनेस के कारण, जैसे मैं ब्रोकर्स को बहुत अच्छे से जानता हूं, मैं डिपॉजिटरी को जानता हूं, मैं म्यूचुअल फंड एएमसीज को जानता हूं, इन बिजनेसेस को मैं अच्छे से जानता हूं क्योंकि मैं अलाइंड बिजनेस कर रहा हूं। तो मैं अपना ज्यादा पोर्टफोलियो इन कंपनीज में रखूंगा क्योंकि वहां मेरी फाइनेंशियल नॉलेज तो एक तरफ, मेरी जो बिजनेस नॉलेज है, जो मुझे डे टू डे 8 घंटे 10 घंटे इस इंडस्ट्री में काम करके पता चलता है, वो मुझे मार्केट के मुकाबले, एक आम इन्वेस्टर के मुकाबले एक एज देता है। इन कंपनीज में आई कैन बी श्योर कि आई नो मोर देन द मार्केट। सो आप अल्फा तब जनरेट करोगे व्हेन आपको नॉलेज में भी कुछ अल्फा हो। सो कुछ जैसे स्टूडेंट्स हैं, वो किस चीज में ज्यादा जान सकते हैं। आई एम श्योर कि एक स्टूडेंट नायका ऐप को जितने अच्छे से यूज करता है, या उबर को, या नेटफ्लिक्स को, या पॉलिसी बाजार को, वो एवरेज मार्केट से, जब 40-50 ईयर ओल्ड, चाहे वो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स ही हो, वो उस तरीके से उस बिजनेस को एनालाइज नहीं कर सकते डिजिटल फर्स्ट बिजनेस को, जैसे एक 18-20 साल का स्टूडेंट करता है। तो वहां उसको नॉलेज में अल्फा है। सो पहला स्टेप तो बहुत सिंपल है। आप एनालाइज उन कंपनीज को करना शुरू करिए जिन कंपनीज को आप जानते हैं। 2-3 तरीके हो सकते हैं, या तो आपका फैमिली बिजनेस उसके अराउंड है, या घर में कोई उस कंपनी में जॉब करता है, या आप उस बिजनेस को एज अ कंज्यूमर यूज करते हैं। तो बहुत सारी चीजें सिंप्लीफाई हो जाती हैं। उसके बाद वंस यू हैव फिगर्ड आउट द कंपनी, तो मैं खुद से ना सर एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछता हूं। जैसे मैंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट, आज आईपीओ, उसके भी शायद उसमें भी 3 साल के आसपास पहले मैंने इन्वेस्ट किया था, और एक सिंपल सा सवाल था मेरे मन में कि मुझे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मिल रहा है, उस समय मिल रहा था 2,500 करोड़ के आसपास के एंटरप्राइज वैल्यू पे। तो 2,500 करोड़ में मुझे पूरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मिल रहा है। चलो मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं, 2,500 करोड़ में और क्या मिलता है। एंड आई फिगर्ड आउट कि 2,500 करोड़ में मुझे जो बाकी कंपनियां मिल रही थी, उससे मेरे को इसके लिए कोई एक्सेल एक्सपर्ट, कोई मैथमेटिशियन, कोई अकाउंटेंट होने की जरूरत नहीं है। आई कुड टेल इट इंस्टिंक्टिवली कि 2,500 करोड़ में ये मेरा बेस्ट बेट है। आज अगर मैं बात करूं कि 1 लाख करोड़ में अगर मुझे नायका मिल रहा है, तो मेजरली मैं नायका लूंगा कि नहीं लूंगा वो डिपेंड करेगा कि चलो देखते हैं 1 लाख करोड़ में मुझे और क्या मिल रहा है। और जब मैंने ऐसा सोचा तो मैंने देखा कि 1 लाख करोड़ में मुझे CDSL प्लस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज प्लस वंडरला प्लस DCB बैंक प्लस मेरिको प्लस 2-3 और कंपनियां जो अपनी अपनी इंडस्ट्री में अच्छी हैं, रेवेन्यू वाइज नायका के बराबर है, प्रॉफिट वाइज उससे ज्यादा है, मतलब मेरी पूरी पोर्टफोलियो खड़ी हो जाएगी नायका के 1 लाख करोड़ रुपए में। तो मैं वहां अपना पैसा डालना चाहता हूं या यहां, ये आई थिंक कोई भी कर सकता है। हम अगर खुद से इतने सिंपल सवाल पूछें, क्योंकि ये हम डेली लाइफ में करते हैं सर। हम जब कपड़े खरीदने जाते हैं तो हम ये करते हैं, जूते खरीदने जाते हैं तो हम ये करते हैं। तो इन्वेस्टिंग में अगर हम कोई नए तरीके से रातों रात सोचना चाहेंगे तो ह्यूमन माइंड इज नॉट रेडी फॉर इट। Human mind is ready to go to a vegetable market, to go to a mall, जहां वो कपड़े खरीदने जाते हो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदने जाते हो। उसी माइंडसेट को अगर हम लेके आए कि ये 100 ग्राम मुझे 10 रुपए में मिल रहा है, और से लेज का मेरे को 10 रुपए में 30 ग्राम मिलता है, और बिंगो 35 ग्राम मिलता है, और मैंने दोनों खाया है, नो क्वालिटी सिमिलर है, तो हम डेली लाइफ का अगर मेंटल मॉडल लेके जाए, सो आई थिंक दैट हेल्प्स इन एटलीस्ट आप बेस्ट इन्वेस्टर ना बनो, लेकिन आप जो पिटफॉल्स पे बिगिनर्स घुस जाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट से बाहर हो जाते हैं, सिर्फ ये 2 सिंपल चीजें करने से एटलीस्ट ब्लंडर्स तो नहीं होंगे। सही। प्रांजल, आपने एक टर्म यूज किया था इंटरप्राइज वैल्यू, थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करें ना, कि कैसे कोई कैलकुलेट करे, क्या होता है इंटरप्राइज वैल्यू। चलिए इसको एक सिंपल तरीके से बताते हैं सर, कि अगर मेरे को कोई दुकान फॉर सेल है, मैं कोई शॉप खरीदना चाहता हूं, और वो शॉप वाला बोल रहा है कि ये दुकान मैं आपको 10 लाख रुपए में दूंगा, तो 10 लाख रुपए उस शॉप का हो गया आस्किंग प्राइस, और या कह सकते हैं अगर वो वाजिब बोल रहा है तो मार्केट प्राइस।
तो 10 लाख रुपए की वो दुकान है। अब इसमें वो बोल रहा है कि इस दुकान की तिजोरी में 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, दुकान के साथ वो तिजोरी और तिजोरी में रखे पैसे फ्री। तो आपको मिल रहा है 10 लाख का मार्केट प्राइस पे दुकान, लेकिन उस दुकान के अंदर 5 लाख रुपए का कैश है। तो आप उस मार्केट प्राइस में से कैश हटा दोगे तो आपकी एंटरप्राइज वैल्यू हो गई 5 लाख रुपए, यानी जो रियल पैसा आपको देना पड़ रहा है उस बिजनेस को खरीदने के लिए। अब वो बोल सकता है कि लेकिन मेरे ऊपर 2 लाख का लोन भी है, तो ये लोन आपको पटाना होगा। तो अब आपने 10 लाख में दुकान खरीदी, 5 लाख कैश मिला, उसमें से 2 लाख आपको बैंक को देना है, यानी एक तरीके से आपको 7 लाख रुपए में वो दुकान मिली। तो ये आपका एंटरप्राइज वैल्यू हुआ, यानी मार्केट प्राइस में से आप कैश को हटा दो और लोन या डेट को ऐड कर दो, तो ये आपका एंटरप्राइज वैल्यू हो गया, रियल मनी जो आपकी जेब से गया। ओके। और मार्केट प्राइस मतलब हो गया मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो आज की डेट में कंपनी का स्टॉक प्राइस के हिसाब से क्या है। जी जी। प्रांजल, मेरे जो गुरुजी मार्केट के हैं, रमेश दमानी जी, इज ऑल्सो इन्वेस्टर इन माय कंपनी। तो उनका एक मेंटल मॉडल है कि वो कंपनी के अंदर में जो कैश है ना, उसको बहुत बहुत वेटेज देते हैं जी। वो बोलते हैं कि जो कंपनी के बुक्स में कैश नहीं है उसका वैल्यू को जस्टिफाई करना मुश्किल होता है। तो फॉर हिम मार्केट कैप डिवाइडेड बाय कैश इन दी अवेलेबल इन द कंपनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेंचमार्क है। और मैं देख रहा हूँ कि आपकी बातों से मुझे भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप भी कंपनी के बुक्स में कैश जो है उसको देखते हैं, और जो कंपनी कैश या जो लिक्विड एसेट्स हैं उसके मुकाबले जिसका मार्केट कैप आपको लगता है कि स्प्रेड कम है या गैप कम है या सस्ती दिख रही है, आप उस पे फोकस करते हैं। क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूं आपका भी कुछ ऐसा ही मेंटल मॉडल है? बिल्कुल सर। और इसका एक फायदा ये होता है सर कि सब जब कमोडिटी का डाउन साइकिल हो तो आपको कंपनीज फ्री में मिल जाती है, यानी एंटरप्राइज वैल्यू 0 कई बार नेगेटिव भी होता है। मतलब किसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1000 करोड़, वो PSU है, यानी कुछ स्कैम होने की या इस तरह की चीजें, या फिर वो गलत है, वो नंबर्स ये होने की चांसेस गलत कम है। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1000 करोड़ और कैश है 1200 करोड़। कई बार डाउन साइकिल में ऐसा भी होता है। तो ये मेंटल मॉडल से ये वाली बार्गेन्स कभी मिस नहीं होती। अब आप मुझे ट्रेडिंग की ABC सिखाइए सर। हाँ, मैं कोशिश करूंगा, बट एक क्वेश्चन मेरे पहले आपके लिए है, क्योंकि प्रोसेस के अंदर में जो हम लोगों ने पढ़ाई की, CA किया, MBA किया, तो उसमें ये फ्यूचर रेवेन्यू प्रोजेक्शन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वैल्यूएशन निकालने के लिए जी। और ये एक आम आदमी के लिए निकालना बहुत, आम आदमी क्या, मेरे जैसे भी लोग बड़ी बड़ी कंपनी का फ्यूचर प्रोजेक्शन कर ही नहीं सकते हैं। कैसे करेंगे, क्या पता फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो आप ये जो फ्यूचर अर्निंग है इस पे इतना ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं? सर, जैसा आपने कहा कि अल्टीमेटली वो एक कहावत मैंने पढ़ी थी कि सबसे पॉपुलर टूल ऑफ राइटिंग फिक्शन MS वर्ड नहीं है, MS एक्सेल है। तो अगर हम सब DCF करते हैं सर, आप 5% 4% एक्सपेक्टेशन इधर से उधर कर दीजिए और वो शेयर जो 100 रुपए में महंगा लग रहा था वो 1000 रुपए में सस्ता लगेगा उसी सेकेंड। तो बहुत मुश्किल है सर। मतलब हम अगर ये करना चाहें कि हम दूसरों की कंपनी का प्रोजेक्शन निकालना चाहें, आप और मैं दोनों स्टार्टअप चलाते हैं सर, आपका और मेरा प्रोजेक्शन ही कितना सही हो पाता होगा, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली। तो हम अपनी कंपनी के प्रोजेक्शन ही बहुत एक्यूरेटली, और सरप्राइजेस दोनों साइड में होते हैं सर। कई बार हम बहुत ओवर एस्टिमेट करते हैं, कई बार बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि हम हर बार ओवर एस्टिमेट करते हैं तो हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा ले लें। दोनों तरफ से सरप्राइजेस होते हैं। तो इसलिए मैं इस तरफ ज्यादा नहीं जाता हूं। मैं ये मान के चलता हूं कि अगर मुझे किसी कंपनी को वैल्यू करने के लिए एक्सेल यूज करना पड़ रहा है तो मतलब वो बार्गेन तो नहीं है। जब आपको 1000 रुपए की शर्ट 100 रुपए में मिल रही होती है ना, तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि ये मुझे लेनी है। बार्गेन तुरंत पता चलती है, फिर आप सोचते नहीं है। तो कंपनियों में भी ये होता है सर कि अगर उसकी पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से, करंट बैलेंस शीट P&L के हिसाब से, इफ इट लुक्स एन एब्सोल्यूट बार्गेन, तो फ्यूचर प्रोजेक्शंस कितने भी गलत हों टू एन एक्सटेंट, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो प्राइस में बिल्ट इन है ना। तो और वैसे भी मुझे ये सोचना है सर कि मुझे जिंदगी में कितनी कंपनियों में इन्वेस्ट करना है। अगर मैं सारी जिंदगी एज एन इन्वेस्टर अराउंड 100 कंपनीज में इन्वेस्ट कर लूंगा तो मुझे क्या जल्दी है।
अगले 10 साल अगर मुझे 20-25 कंपनियों में भी इन्वेस्ट करने का मौका मिल जाए, 30 कंपनियों में भी मिल जाए, तो मेरे लिए बहुत है। तो जब तक मुझे बार्गेन नहीं मिलेगा मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। वहां जैसे आपके पास तो सर सारी फाइनेंशियल नॉलेज है, मैं तो BA LLB वाला हूं, मैंने 6 साल लॉ की पढ़ाई की, केवल 9 महीने मैंने फाइनेंस की पढ़ाई की है, तो मुझे वो सब ज्यादा आता भी नहीं है। तो यहाँ थोड़ा अपना स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस एक्सेप्ट करने की भी बात है कि क्योंकि मैंने लॉ और आर्ट्स की पढ़ाई की है, तो साइकोलॉजी और क्वालिटी एस्पेक्ट मैं आई थिंक बेटर एनालाइज कर सकता हूं। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट मैं एनालाइज नहीं कर सकता। तो इट्स नॉट अबाउट कि क्या सही क्या राइट है क्या गलत है, इट्स अबाउट कि मुझे मेरे टेम्परामेंट को क्या सूट करता है। तो मैं फ्यूचर रेवेन्यू फोरकास्टिंग पे ज्यादा नहीं जाता। सही है, सही है। अब मैं आपको ट्रेडिंग का प्रोसेस बताता हूँ जी। आप कभी हॉर्स रेस गए हैं कभी या देखे हैं कभी? नहीं सर, लाइव? नहीं सर। अच्छा, तो वैसे साइंस है उसका भी जी। तो आप किसी भी हॉर्स रेस में जो लोग बेट करते हैं ना, अगर उससे बात करोगे समझोगे, इनफैक्ट ये करना चाहिए जी। बिकॉज काफ़ी सिमिलैरिटी है हॉर्स रेस और स्टॉक मार्केट में। तो जो प्रोफेशनली हॉर्स रेस में बैटिंग करते हैं, आप उनसे समझोगे तो वो आपको ये बताएंगे कि मैं किसी भी घोड़े में बैट करने से पहले उसको महीनों तक ऑब्जर्व करता हूँ। और ऑब्जर्व खाली दौड़ के वक्त नहीं करता हूँ जी। दौड़ने के बाद में वो जो एक्टिविटी कर रहा है, शाम को वो क्या कर रहा है, कितना वो एक्टिव है, कितना पैसिव है, आलसी है कि नहीं है, वो सब चीज़ों को मैं ऑब्जर्व करता हूँ जी। और फिर उसके बाद उस घोड़े के लिए एक व्यू बनाता हूँ कि ये घोड़ा लंबे दौड़ का रहेगा या नहीं रहेगा। मेरे लिए ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग द बिहेवियर ऑफ द स्टॉक प्राइस, नॉट द बिहेवियर ऑफ द कंपनी और द स्टॉक, बिकॉज कंपनी कुछ भी करे क्या फर्क पड़ता है, भाव क्या बोल रहा है ये जानना बहुत जरूरी है जी। और शेयर बाजार एक तरीके का रेस है एंड वी ऑल आर ट्राइंग टू ट्रेड इन अ स्टॉक जो बेंचमार्क है या बाकी जो घोड़े हैं। अगर आप देखेंगे निफ्टी और सेंसेक्स, ये तो बेंचमार्क हो गए जो मोटा मोटी पूरा मार्केट के सारे घोड़ों को एक पैरिटी दे रहे हैं। तो कोई भी शेयर जो उस बेंचमार्क को बीट कर रहा है जी, इसका मतलब उसके अंदर में कुछ है जो शायद मुझे नहीं पता है, शायद बड़े लोगों को पता है क्योंकि उन्होंने उस घोड़े पे पैसा लगा रखा है। तो अगर वो घोड़ा स्ट्रांग है तो मुझे उस घोड़े में शॉर्ट टर्म मोमेंटम के लिए पैसा डालना है। राइट। तो ये जो प्रोसेस है ना किसी भी एक घोड़े को समझने की, ये प्रोसेस ऐसा नहीं हो सकता कि आप सुबह 9:15 बजे मार्केट चालू किए और 15 मिनट में आपको वो चेतक मिल गया, ऐसा नहीं हो सकता है जी। तो मैं जब भी लोगों को ट्रेडिंग करने बोलता हूं कि चालू करना है तो पहला काम ये होना चाहिए कि पहला महीना सिर्फ एक कंपनी के स्टॉक प्राइस को पकड़ो। या वो हो सकता है आप कंपनी के स्टॉक प्राइस नहीं पकड़ोगे, आप गोल्ड पकड़ लोगे या क्रूड ऑयल पकड़ लोगे और एक महीना सिर्फ उसी का भाव को देखो, सुबह से लेकर रात तक उसी का भाव देखो। तो आप इमेजिन करो प्रांजल, अगर हम लोग 20 दिन एवरेज में अगर एक ही स्टॉक प्राइस को या एक ही भाव को कंटिन्यूसली देखते जा रहे हैं जी। तो आपका माइंड और उस प्राइस का एक्शन में बहुत स्ट्रॉन्ग सिनर्जी डेवलप हो जाती है। राइट। फिर नेक्स्ट मंथ एक और स्टॉक को पकड़ो, फिर नेक्स्ट मंथ एक और स्टॉक को पकड़ो, तो आने वाले 10 महीने में आपके पास वो 10 स्टॉक्स हो गए जिससे लिटरली आपने दोस्ती कर ली। और कई बार क्या होता है कि वो जब प्राइस एक्शन आता है, जब प्राइस की मूवमेंट आती है तो वो स्टॉक खुद चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि देख मैं ऊपर जाने वाला हूं, तेरे को लेना है तो ले ले। राइट। So for me, trading is becoming friend with that stock price, and that can only happen once you are focused with your limited friends, right? हम अपने निजी जीवन में भी फेसबुक फ्रेंड्स हमारे बहुत होंगे, बट होंगे तो कोर फ्रेंड्स तो वो 10 ही होंगे। इंटरेस्टिंग। राइट। तो बिजनेस क्या करती है, एक अगर आइडिया रहे कि स्टॉक किस कंपनी को बिलोंग करती है और वो कंपनी क्या करती है, अगर वो आइडिया रहे तो ऑब्वियसली इट्स एक जैसे घोड़े की ब्रीड कौन सी, अगर ये पता रहे तो अच्छा है, उससे आपको एक प्री कंसीव माइंड में रहेगा उस घोड़े के बारे में। बट नहीं भी पता रहे तो ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर भाव आपके सामने है तो भाव अपने आप ही आपको एक इंडिकेशन देता है। राइट।
सो प्रांजल, मैंने ना एक थ्योरी बना रखी है, हाँ। एक मेरा काफी फेमस मॉडल है और जी। मैंने उसको फ्रीली अपने चैनल पे सबके साथ शेयर किया हुआ है। जी। एक रिलेटिव स्ट्रेंथ थ्योरी है मेरी, ओके। जो मैथमेटिकली हाँ। एक स्टॉक बेंचमार्क को बीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका एक मैंने एम्पेरिकली बनाया हुआ है और मैं उसी को यूज करता हूँ पिछले कई सालों से, और बाय गॉड्स ग्रेस इट इज वर्किंग फाइन। सो वो मैंने सबको दे भी रखा है। तो और वो पब्लिक डोमेन में है सर? मैंने पब्लिक कर दिया उसको। मैंने ऐसा सुना है सर, मुझे पता तो जिस- नहीं है, लेकिन ऐसा सुना है कि अगर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप पब्लिक कर दो तो वो कुछ समय बाद वर्क करना बंद कर देती है। आई मीन, इज दैट ट्रू? हाँ, सही, एकदम सही है। और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वैसे भी हर 3 साल में इम्प्रोवाइजेशन मांगती है, चाहे आप उसको पब्लिक करो या ना करो। राइट। तो और एक अच्छा ट्रेडर वही है जो नए मार्केट कंडीशन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करवाता है। जी। एंड मार्केट चेंजेस एवरी 3 years, बिकॉज आपको भी पता है कि इंडिया में रेगुलेशंस बहुत डायनेमिक है। जी। तो आप देखोगे हर 3 साल में कोई ना कोई एक बम फट जाता है मार्केट में। जी। और मार्केट का माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जी। जी। तो उसके हिसाब से अपने स्ट्रैटेजीज को भी चेंज करनी पड़ती है। तो ठीक है, मतलब स्ट्रैटेजी चेंज करो, लोगों के साथ में शेयर करो। और मैंने सर आप ही से सीखा है कि जितना आप शेयर करेंगे उतना आप प्रॉस्पर होंगे, तो हम शेयर करना सीख गए। that's sweet of you सर, लेकिन हम सब आपके जूनियर हैं, सब आपसे सीख रहे हैं सर। चलिए इस पे कभी और ऑफलाइन चर्चा करेंगे, एंड देन फाइनली विल कंक्लूड कौन किससे कितना सीख रहा है। जी सर। But I hope this trading thing is, I mean, obviously for you, because you don't look at price so closely, तो जी। हो सकता है कि आप वो रेस आपको अच्छा भी नहीं लग रहा होगा कि सर, क्या बात कर रहे हैं, मुझे ये रेस थोड़ी ना है। थॉट प्रोसेस और ये पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि द लॉजिक बिहाइंड इट, मैं चाहे इस लॉजिक को ट्रेडिंग में यूज करूं ना करूं, लेकिन ये लॉजिक इतना सॉलिड है कि कहीं ना कहीं मुझे यूज आएगा ही। सो मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है सर। चलिए, अच्छा। तो कितना कमाई एक्सपेक्ट करना चाहिए प्रांजल? ये क्वेश्चन है तो बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, बिकॉज ये हर आदमी का एक इंडिविजुअल जजमेंट है, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट है। बट एक मोटा मोटी आंसर देने की कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टिंग में क्या अर्निंग एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए। इस पे ना सर मेरा थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू भी है। आई थिंक एसेट मैनेजर्स ने मिल के हमको थोड़ा ये कंडीशन कर दिया है कि हमको 15, 16, 17%, कई बार 12, 13% से खुश होना चाहिए, बिकॉज उससे ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है। आई थिंक ये थोड़ी कंडीशनिंग है और इंफीरियर रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करने की एक्सेप्टेबिलिटी क्रिएट की जा रही है। वरना जैसे वॉरेन बफेट ने भी कहा था कि लोग मेरे रिटर्न से कंपेयर करते हैं विच इज 20% CAGR, बट दे डोंट रियलाइज कि मैं कितना बड़ा अमाउंट मैनेज करता हूं। आई डोंट नो, 20 लाख करोड़ की उसके आसपास का अमाउंट। आज आप मुझे 20 लाख करोड़ मत दो और 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए दे दो, एंड आई कैन डू 40%, 50% CAGR, बिकॉज जितना बड़ा कैपिटल होता जा रहा है उसका ऐसा यूज ढूंढना, उसको वहां इन्वेस्ट करना जहां से ज्यादा रिटर्न आए, इट्स मच मोर डिफिकल्ट। लेकिन अगर आपका कैपिटल 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख है, तो आपके लिए 5000 कंपनियों का पूरा यूनिवर्स अवेलेबल है। आप माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, किसी भी कैटेगरी में बिना लिक्विडिटी की चिंता किए इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो विच इज वाई यू हैव एन एज अगेंस्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, विच इज वाई आई थिंक ये जो 15-16% के लिए हमको एम करने के लिए कहा जा रहा है, आई थिंक आप 15-16% पे लैंड हो, दैट्स अ गुड रिजल्ट। लेकिन हम उससे ज्यादा एम ही ना करें इफ यू आर इन्वेस्टिंग इंडिविजुअली, आई थिंक नहीं। एज स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स वी कैन एम फॉर मोर। डेफिनेटली 20% एम कर सकते हैं इन गुड टाइम्स। इफ थिंग्स गो रियली योर वे, हम 25% भी सोच सकते हैं, बट एनीवेयर बिटवीन 20-22% इज व्हाट आई एम फॉर। ओके। एक छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जो मैंने पिछले कई साल का अपना ऑब्जर्वेशन और थोड़ा मैंने इस पे एम्पेरिकली स्टडी भी किया था जी। कि हमारी लाइफ टाइम में हमको 4 बार मार्केट बिल्कुल बड़ा पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी देता है। जी। जी। वो मतलब आप उसको बिजनेस साइकिल से लिंक कर दो या कोई भी रीजन से लिंक कर दो। जैसे मेरी लाइफ में मेरे को 2008 में मौका मिला, तो जब मार्केट घनघोर मंदी का रुख दिखाता है तभी पैसा डालो, तब बड़ा पैसा बनता है। बिल्कुल जी। 2020 में मौका मिला, अभी मेरे पास 2 और मौके बचे हुए हैं, तो आई एम वेटिंग फॉर दैट 2 और मौका।
तो जी। जब हम 20-22% रिटर्न की बात करते हैं प्रांजल, तो इट इज बेसिकली इंक्लूडिंग दोज आउटलायर मोमेंट्स जब आप एब्सोल्युटली। बहुत पैसा बनाएंगे। नॉर्मल कुछ ऐसे साल भी होंगे जब शायद हम कुछ रिटर्न ही ना बनाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो अर्निंग, जब हम अर्निंग की बात करते हैं, इन्वेस्टिंग जब कर रहा है आदमी, तो कुछ लोगों का एक नीड होता है ना कि यार मुझे तो घर चलाने के लिए हर महीना पैसा चाहिए, या हर साल घर में पैसे तो आने चाहिए। तो अगर राइट। वो माइंडसेट है किसी का, तो जी। वो इन्वेस्टिंग कैसे करे? बिकॉज हर महीने तो कमाई नहीं होगा ना उससे। वो तो फिर इन्वेस्टिंग नहीं, जैसा मैंने शुरू में भी कहा सर कि मेरे साथ भी होता है कि 2-2 साल जिस थीम्स पे मैं बेट कर रहा हूँ वो थीम्स नहीं चली, तो बिल्कुल, और जिस साल चली उस साल वो 5 गुना हो गई। तो इन्वेस्टिंग में तो चंक्स में ही पैसे आएंगे सर। हर 2 साल 3 साल 4 साल में मार्केट आपने जिन सेक्टर्स पे थीम्स पे बेट किया है उसको रिकॉग्नाइज करेगा और तब रिवॉर्ड आएगा। तो इसलिए पेशेंस तो बहुत जरूरी है। अगर आप 2 साल में पेशेंस लूज किए, निकले, अगली थीम पे गए, पिछली थीम चलने लगेगी और पता चलेगा आप 7-8 साल से ये कर रहे हैं, आपकी पिछली थीम्स चल रही हैं, करंट थीम्स नहीं चल रही हैं। तो इन्वेस्टिंग से रेगुलर पैसा कमाने के चक्कर में तो सर पेशेंस लूज होगा। आप ट्रांजैक्शंस, आप कहने को इन्वेस्टर रह जाओगे, आप करोगे ट्रेडिंग, बिना ट्रेडिंग डिसिप्लिन या ट्रेडिंग वर्च्यूज को सीखे तो बीच में फंस जाएंगे। तो गड़बड़ है सर। ट्रेडिंग से रेगुलर इनकम, इन्वेस्टिंग से रेगुलर इनकम तो सोचना ही नहीं चाहिए। तो इसका मतलब घर चलाने के लिए हम इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते हैं, तो इन्वेस्टिंग उसी कैपिटल से अपने को करना चाहिए जो अपना एक Surplus है। सरप्लस। ओके। जी। और बिल्कुल वो सर। कैपिटल से रिटर्न शॉर्ट टर्म नहीं एक्सपेक्ट करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो कितना टाइम आप 5 साल 10 साल 15 साल का होराइजन में CAGR निकालते हैं? आइडियली 8 से 10 साल, बट जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको आपकी थीम चले इसके लिए 5 साल तो देने ही है सर। बट CAGR आप 8 से 10 साल में निकालेंगे। ओके। तो प्रांजल, किसी के पास 1 ही लाख रुपया है, मतलब जी। मैं बार बार उस पॉइंट पे इसलिए आ जाता हूँ बिकॉज सही मैं बात। देख रहा हूँ कि अभी इतने लोग आए हैं सिस्टम में और उनका एवरेज कैपिटल आपको भी पता है कि कितना लो है। जी। किसी जी। के पास 1 ही लाख रुपया है, तो अब वो 1 लाख को 1 करोड़ में कन्वर्ट करने में इन्वेस्टिंग CAGR से तो बहुत टाइम लग जाएगा। जी, अगर सर किसी के पास 1 लाख रुपए है तो उसको डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में जाना चाहिए कि नहीं, ये इस बात पे निर्भर करता है कि वो किस एज का है। अगर वो बहुत यंग है, उसके पास 1 लाख रुपए उसको फैमिली ने दे दिए हैं, कुछ उसकी सेविंग्स हैं, और वो आज इन्वेस्टिंग इसलिए नहीं कर रहा कि 1 लाख को उसको बढ़ा के उसको अपने गोल्स पूरे करने हैं, बल्कि वो 1 लाख उसकी ट्यूशन फीस है, उसका लर्निंग मनी है, तो बिल्कुल करना चाहिए। उससे आप आगे जाके, क्योंकि आपके कैश फ्लोज, पर्सनल कैश फ्लोज फ्यूचर में आएंगे। ये 1 लाख डूब भी जाए तो इट्स ओके, लेकिन आप सारी जिंदगी कमाने वाले हैं। तो अगर आप उस पर्पस से इस 1 लाख से सीखना चाहते हैं कि सारी जिंदगी मेरे पास जो कैश फ्लोज आएंगे मैं उस पे उसको इन्वेस्ट अच्छे से कर पाऊं, मुझे इंटरेस्ट है इसमें, तब तो करना चाहिए। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं कि मेरे को FD से डबल रिटर्न चाहिए, मेरे को इन्फ्लेशन को बीट करना है, तो और आपको इस आर्ट को सीखने की कोई खास इच्छा नहीं है, आप मजबूर हो इसको सीखने के लिए बिकॉज आपको FD से डबल रिटर्न चाहिए, तो इन्वेस्टिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे अच्छे पैसिव और एक्टिव फंड्स हैं, वो आपको FD से दुगना रिटर्न दे देंगे, आपको फिर वहीं जाना चाहिए। समझ गया। आई थिंक ये थ्योरी इन्वेस्टिंग को जो आपने कहा कि जितना बड़ा कैपिटल उतना रिटर्न एक्सपेक्टेशन कम, और छोटा कैपिटल पे ऑब्वियसली आपको ज़्यादा एक्सपेक्ट करना चाहिए। ये ट्रेडिंग में भी मोरलेस सेम थ्योरी वर्क करती है कि अगर मैं 50,000 1 लाख रुपया लेके अगर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे को डबल करना है 1 साल में, क्योंकि अगर छोटे कैपिटल से आप डबल करने का टारगेट नहीं करोगे तो वो कैसे वो छोटा कैपिटल बड़ा होगा। मैंने जब 10 लाख रुपए से चालू किया था, तो पहला साल ऑब्वियसली पहला 6 महीना तो टफ होता ही है, तो ऐसा नहीं है कि पहला 6 महीना पैसे बनेंगे। आई लॉस्ट 2.5 लाख इन फर्स्ट 6 मंथ्स। लेकिन उसके बाद वो एक यूरेका ट्रेड होता है, आई हैव सीन। और इन्वेस्टमेंट में मैंने देखा है कि हर इन्वेस्टर का वो एक स्टॉक होता है जो उनको इतना पैसा देता है कि नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट उस एक स्टॉक पे पिगी बैंक कर लेते हैं वो लोग। तो ट्रेडिंग में भी वो एक यूरेका ट्रेड होता है कि राइट हो जाता है तो अपना कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है, एंड देन यू स्टार्ट बिल्डिंग ऑन योर पोजीशंस बेस्ड ऑन दैट यूरेका ट्रेड। तो पहला 1-2 साल बिकॉज छोटा कैपिटल होता है, तो ट्रेडिंग से रिटर्न एक्सपेक्टेशन शुड बी एज हाई एज 100%, 70-80%. That means you have to take more leverage, and leverage is obviously risky. सोच समझ के आप leverage ले रहे हैं और risk ले रहे हैं
तो आप अपना रिस्क को भी उसी तरह से मैनेज करेंगे। बट इवेंचुअली जैसे अब मेरा कैपिटल बेस बहुत बड़ा हो गया है, तो आई डोंट एक्सपेक्ट दैट काइंड ऑफ रिटर्न। सो ओवर अ लॉन्गर टाइम फ्रेम अगर मैं वही 20 से 25% रिटर्न एज अ पैसिव ट्रेडर एक्टिव इन्वेस्टर अगर जनरेट करता रहूं, then I am sorted, because overall बड़ा कैपिटल पे इस तरह का रिटर्न gives you fantastic power of compounding in future. Absolutely, absolutely. Also सर इन्वेस्टिंग में एक मैं कहूँगा रिस्ट्रिक्शन जैसा ये हो जाता है कि जैसे ट्रेडिंग में मार्केट डायरेक्शंस आर नॉट रेलेवेंट, यू कैन स्टिल मेक मनी। इन्वेस्टिंग में आपके रिटर्न्स एंकर्ड हैं मार्केट डायरेक्शन की तरफ, आप उस पर जरूर कुछ अल्फा जनरेट करोगे, लेकिन आप कुछ परसेंटेज का एक्स्ट्रा रिटर्न ला पाओगे। ब्रॉडली ये थोड़ा सा आपके कंट्रोल के बाहर है कि मार्केट इन द नेक्स्ट 2 years 3 years किस डायरेक्शन में जा रहा है, और बहुत हद तक आपके रिटर्न्स उसके कारण आएंगे। सो थोड़े अनकंट्रोलेबल्स इस सेंस में ज्यादा है। ओके। सो प्रांजल, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा इसको लेके। जी। जितना मुझे समझ है इन्वेस्टिंग प्रोसेस में या कोई भी किसी भी तरह का मार्केट पार्टिसिपेशन में कि एक होता है ग्रोथ इन्वेस्टिंग, दूसरा होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग, फिर सिक्लिकल इन्वेस्टिंग, और अभी इन दिनों पिछले कई साल से दुनिया में नया थॉट आया है, वो है मोमेंटम इन्वेस्टिंग। तो आप किस क्लब को बिलोंग करते हैं और आपका स्टाइल क्या है इन्वेस्ट करने को? जी सर, जो आपने सिक्लिकल बताया और मोमेंटम बताया, ये तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज मैं स्टूडेंट था और उसके बाद मैं सीधा एंटरप्रेन्योरशिप में आया, तो द काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज जो मुझे एक्सपोजर मिला है वो लिमिटेड है। एक यंगस्टर जो चीजें यूज करता है, बिजनेस टू कंज्यूमर चीजें, मुझे वो चीजें पता है, और मुझे फाइनेंस इंडस्ट्री की चीजें पता है, कमोडिटीज की, मेटल्स की, जिसमें ये सिक्लिकल प्लेस ज्यादा होते हैं, मुझे एब्सोल्युटली जीरो एक्सपोजर है, तो मेरे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस है वो बिल्कुल बाहर है। मोमेंटम भी मुझे बिल्कुल नहीं समझता, मैंने इन्वेस्टिंग को कभी उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट डिपेंडेंट कि मुझे कुछ महीनों में कुछ हफ्तों में ऐसा रिटर्न आए, मैं सिर्फ सरप्लस इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो इसलिए मोमेंटम मेरी जरूरत नहीं है। सो दैट गोज। वैल्यू और ग्रोथ में मुझे ये जो डिस्टिंक्शन है, ये थोड़ा ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली अगर कोई ग्रोथ कंपनी भी खरीद रहा है तो वो ये सोच रहा है कि आज जिस भाव में मुझे ये कंपनी मिल रही है, मुझे ये कंपनी 100 रुपए में मिल रही है, और जैसी ये ग्रोथ में एक्सपेक्ट कर रहा हूं उसके मुकाबले ये कंपनी मुझे वाजिब भाव में मिल रही है, इसका भाव इसकी एक्सपेक्टेड ग्रोथ के हिसाब से अच्छा है। हर इन्वेस्टर पैसा तब लगा रहा है जब उसको लग रहा है कि भाव जो इस कंपनी का है वो भाव में लेना बनता है। सो बेसिकली आप बार्गेन्स ही, या आप फेयरली प्राइस्ड या व्हाट्स रीजनेबल, आप वो ही खरीद रहे हो। सो वैल्यू और ग्रोथ, ये डिस्टिंक्शन आई डोंट एब्सोल्युटली एग्री। अगर मेरे को लग रहा है कि इट्स हाई ग्रोथ लेकिन ये भाव बनता है, तो आई थिंक फॉर मी इट्स वैल्यू इन्वेस्टिंग। हैविंग सेड दैट, मेरा स्टाइल क्या है, मेरा आई फोकस ऑन मोड्स, क्वालिटी, कि मेरे को ये चाहिए कि मेरे कंट्रोलेबल्स जो हैं उसमें कोई अनसर्टेनिटी ना हो। मतलब मेरे कंट्रोलेबल्स क्या है कि मैं ऐसी कंपनी चुनूं जिसके सर्वाइवलशिप में डाउट ना हो, जिस पे ये डाउट ना हो कि ये डेट रीपे कर पाएगी कि नहीं, जिस पे ये डाउट ना हो कि कोई रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी इसके बिजनेस को खराब कर देगी। ये वो पॉइंटर्स हैं जो मेरे कंट्रोल में है। एक सेटल्ड बिजनेस मॉडल हो, नॉट प्रोन टू शॉर्ट टर्म डिसरप्शन हो, मैनेजमेंट पे, इंटीग्रिटी पे कुछ कंसर्न्स ना हो, ये सारी, क्योंकि ना सर इन्वेस्टिंग में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें कंट्रोल के बाहर है, कब रिटर्न आएगा, कब शेयर चढ़ेगा। मैं और अनकंट्रोलेबल्स डाल के उसको और कॉम्प्लिकेट करना नहीं चाहता, क्योंकि हो सकता है मैं वो एडिशनल रिस्क लूं, थोड़े अनकंट्रोलेबल्स वाली कंपनी में लूं और रिटर्न्स मिले, लेकिन फिर वो प्रोसेस मेंटली खराब हो जाता है, फिर उसकी आदत हो जाती है। तो मुझे ये भी देखना है कि माय रिजल्ट्स आर नॉट सच दैट डाइल्यूट माय प्रोसेस। तो आई स्टिक टू कंपनीज जो, जैसे आई फ्लिप द क्वेश्चन, यूजुअली ये होता है कि व्हाट्स द नेक्स्ट बिग चेंज, आई स्टे अवे फ्रॉम दोस कंपनीज। मेरा सवाल होता है कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिनका बिजनेस 10 साल नहीं बदलने वाला, तो आई स्टार्ट फ्रॉम देयर। और
अगेन बात वो आ जाती है सर कि एज इन्वेस्टर्स मैं कितनी कंपनी अपनी पोर्टफोलियो में रख लूंगा, 15-18 कंपनी, 10-12 कंपनी, 10 से 20 कंपनियों के बीच मेरी पोर्टफोलियो में होना है, तो मैं क्वालिटी एस्पेक्ट में कहीं भी क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं, मुझे नहीं करना कॉम्प्रोमाइज। सो बहुत ज्यादा क्वालिटी फोकस्ड, मोट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग मोट होना चाहिए, प्रोन टू डिसरप्शन नहीं होना चाहिए। एंड देन जो मैंने आपको शुरू में डिस्कस किया था कि चलो देखते हैं शॉपिंग कार्ट लेके कि 2000 करोड़ में और क्या क्या मिल रहा है, दैट सिंपल मेंटल मॉडल हेल्प्स अ लॉट। तो आई कीप इट वेरी वेरी सिंपल। सही है। मुझे इंडिया का पीटर लिंच दिख रहा है। अरे सर मतलब यही सब पढ़ा है मैंने। एक तो क्या हुआ है ना सर कि बहुत ज्यादा मैंने ना कभी कहीं इंटर्नशिप किया, कहीं जॉब नहीं किया, तो जो थॉट प्रोसेस है वो किताबों से ही आया है। सो डेफिनेटली हालांकि मेरे को सबसे जैसे मेरे फेवरेट इन्वेस्टर वो कैसे हैं मुझे एक्चुअली नहीं पता, बट थॉट प्रोसेस वाइज मुझे गाय स्पियर का थॉट प्रोसेस बहुत पसंद है बाहर। और इंडिया में मुझे शंकरन नरेन सर का द वे दे थिंक मुझे वो बहुत पसंद है। सही है। सो ट्रेडिंग के अंदर में तो बहुत तरीके के स्टाइल हो सकते हैं। आप स्कैल्पर बन सकते हैं, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडर, बहुत क्रिएटिविटी डाली जा सकती है उसमें। बट जो मेरा स्टाइल है, ट्राइड एंड ट्रस्टेड एंड प्रूवन, इज राइट नाउ आई हैव माय यूनिवर्स ऑफ 100 स्टॉक्स। और वो स्टॉक्स जो है उसमें कोई ना कोई थीम है। फॉर मी a theme is most important, not the value of the company, because valuation को मैं कभी भी क्वेश्चन नहीं करता हूँ। For me the price is always correct. So 100 स्टॉक है जिनका थीम मेरे को पता है कि CDSL में अभी क्या थीम चल रहा है, रिलायंस में क्या थीम चल रहा है, SDFC में क्या थीम है, which gives me comfort कि ये स्टॉक्स में मैं या ये सेक्टर में मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा, because there is an underlying theme। और उसी 100 स्टॉक के अंदर में जहां मुझे स्ट्रॉन्ग घोड़ा नजर आता है जिसमें मोमेंटम आता है, मैं घुस जाता हूँ। और जब मोमेंटम फ्लैट हो जाता है, डाई डाउन होता है, तो एक बार मैं निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो यहाँ से निकलूंगा तभी तो दूसरे घोड़े में पैसा डाल पाऊंगा। राइट। और सर मुझे थोड़ा बताइए, क्या शुरू से ऐसा था कि ये इवॉल्व हुआ ओवर द इयर्स? इवॉल्व हुआ है, 100% इवॉल्व हुआ है। मैं जब ट्रेडिंग चालू किया था तो आई वाज अ स्कैल्पर। तो हम लोग दिन भर स्क्रीन को देख के ट्रेड करते थे, टिक बाय टिक ट्रेड करते थे। फिर उसके बाद में टेक्नोलॉजी को यूज करके स्कैल्पिंग चालू किया, पूरा स्कैल्पिंग प्रोसेस को टेक में डाल दिया, ताकि अब रोबोट स्कैल्पिंग कर रहे हैं, हम नहीं करते हैं। अब हम नहीं कर रहे हैं स्कैल्पिंग, तो हमारे पास तो टाइम बहुत है, तो हम करें क्या? तो हम पैसिव ट्रेडिंग की तरफ मूव कर गए, which is then defining your own universe, because you can't trade all 5,000 or 2,000 active stocks in market. You have to define your universe. तो या तो BSE 500, NSE 500 से 100 स्टॉक निकाल लो जिसको आप समझते हो कि ये बिजनेस मेरे समझ का है, और फिर उन्हीं में से स्टॉक निकालो, तो एक कंफर्ट रहता है पोजीशन बिल्ड करने में। राइट। और एज अ ट्रेडर जनरली लोग लॉस में एवरेजिंग करते हैं, बट एज अ ट्रेडर हम लोग प्रॉफिट में एवरेजिंग करते हैं। बिकॉज अगर आप सही डायरेक्शन में घुसे हुए हैं और आपको प्रॉफिट बन रहा है, तो फिर इसका मतलब आपने सही पकड़ लिया है सही को, तो उसमें फिर आप डेवलप करिए अपना बेट को। लेकिन मैंने देखा एज एन इन्वेस्टर, जब लॉस हो रहा होता है या प्राइस नीचे जाता है, तो आप लोग इन्वेस्ट ज्यादा करते हैं क्योंकि आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा नजर आती है उसमें। श्योर। जी। और एज अ ट्रेडर अगर ट्रेड हमारा उल्टा चला गया है तो हम उसको काट देते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि हम इसमें कॉन्ट्रेरियन प्ले कैसे करें। सो दोनों का सोच ही डिफरेंट है। वी डोंट वांट टू बी कॉन्ट्रेरियन, वी वांट टू जस्ट फॉलो द ट्रेंड व्हिच द मार्केट इज सजेस्टिंग। राइट जी, इंटरेस्टिंग। सो प्रांजल, रिस्क है तो इश्क है। तो हाउ मच यू आर इन इश्क विथ योर मार्केट पार्टिसिपेशन इन टर्म्स ऑफ रिस्क यू आर टेकिंग? सर मेरे हिसाब से इन्वेस्टिंग, अगर हमको लॉन्ग टर्म इस गेम में रहना है, तो एक ना सर मैंने बहुत अच्छा एनेक्डोट पढ़ा था कि अगर हम अज्यूम करें कि वो जो मैं नाम भूल रहा हूँ सर, वो जो प्लेन से हवा में कूदते हैं उसको क्या बोलते हैं सर? मैं भूल रहा हूँ। अरे मैं भी भूल रहा हूँ अचानक से, बट ऑफ कोर्स दैट इज माय पार्ट ऑफ माय टू डू लिस्ट।
अभी तक अच्छा किया नहीं है वो। अच्छा, तो बेसिकली अगर आप बार बार वो एडवेंचर एक्टिविटी कर रहे हैं कि आप हवा से कूद रहे हैं नीचे, और लेट्स अज्यूम, आई एम श्योर रिस्क बहुत कम होता होगा, लेकिन लेट्स अज्यूम कि 1000 में से एक बार एक्सीडेंट होता है, और अगर आप उस एक्टिविटी को 1000 बार कर रहे हैं तो आप वेरी क्लोज टू द प्रोबेबिलिटी पहुंच रहे हैं कि आपके साथ भी कोई एक्सीडेंट होगा। तो एज एन इन्वेस्टर अगर मैं अपने रिस्क को सब्सटैंशियल रख रहा हूं, और क्योंकि मुझे सारी जिंदगी इन्वेस्टिंग करनी है, तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि द रिस्क्स कैच अप विथ मी। तो इसलिए फॉर मी इट्स इंपॉर्टेंट कि इन्वेस्टिंग इज अबाउट रिस्क को मैं मिटिगेट कर दूं। एक बार रिस्क कम से कम हो जाए तो उसके बाद तो इंडेक्स ही 13-14% का रिटर्न दे देता है। तो और मैंने अपने रिस्क कंट्रोल कर लिए, तो मेरे को ये पता है कि मैं 13-14% पे तो लैंड कर ही जाऊंगा, प्लस जो मैंने अपनी रिसर्च की है, जो एक्सपीरियंस है, उससे मैं कुछ ना कुछ अल्फा भी जनरेट कर लूंगा। सो फॉर मी इट्स इंपॉर्टेंट कि एटलीस्ट 90% ऑफ माई पोर्टफोलियो वो ऐसा हो कि मैं कैपिटल प्रोटेक्शन पे फोकस करूं। अगर मेरे पास 15 क्वालिटी स्टॉक्स हैं जिसमें मैं ये जानता हूं कि मेरा कैपिटल प्रोटेक्टेड है, तो हर साल उसमें से 3-4 स्टॉक्स अपने आप चलते रहेंगे और मुझे चिंता नहीं करनी। बट मैंने ऐसा सुना है, परसेप्शन ये है कि ट्रेडिंग इज मच मोर रिस्कियर देन इन्वेस्टिंग। शायद एक ये भी कारण था कि आई स्टक टू इन्वेस्टिंग। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? डू यू एग्री विद दिस कि ट्रेडिंग इज रिस्कियर? Of course, trading is riskier because obviously you target higher return and बिना रिस्क लिए तो नहीं आ सकता वैसा रिटर्न। टॉकिंग अबाउट डबलिंग इन द इनिशियल फेज। सो मैं कहूँगा आप इन्वेस्टिंग में रिस्क मिटिगेट करते हैं थ्रू योर प्रोसेसेस, और ट्रेडिंग में हम लोग रिस्क को मैनेज करते हैं। मतलब वी हैव एक्सेप्टेड रिस्क एज पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड वी जस्ट ट्राई टू मैनेज इट बाय simple things like stop loss, by position sizing, by taking exposure in multiple instruments at the same time। और आजकल तो options इतना powerful instrument है कि अगर आप उसको properly, मतलब मैं थर्सडे बैंक निफ्टी एक्सपायरी ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अगर आप मंथली ऑप्शंस को प्रॉपरली यूज करके अपने पोजीशंस के साथ में क्लब करें तो आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं और वो जो हायर रिटर्न का एक्सपेक्टेशन है उसको कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली इट्स अ साइंस व्हिच हैज टू बी अंडरस्टूड एंड इट डजंट कम ओवरनाइट। एज यू सेड, इन्वेस्टिंग में भी वो रिस्क मिटिगेशन कम्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेयर यू रियलाइज कि सेक्टर एलोकेशन कैसा होना चाहिए, निफ्टी का कैसा होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ ट्रेडिंग में भी मल्टीपल पोजिशंस को क्लब करके एट अ कंसोलिडेटेड लेवल क्या आपका मार्केट में रिस्क है और आप उसको कैसे हेज करेंगे, ये पूरा साइंस है जो लोग सीखते हैं। राइट। और सर मुझे जैसे एक सवाल मेरा हमेशा ट्रेडिंग को लेके ये रहा है कि जब इन्वेस्टिंग का कोई मुझसे पूछता है तो मैं कहता हूं कि आप जो कंपनियों को जानते हो और जो कैपिटल आप लूज कर सकते हो, और ये जो है कि 2000 करोड़ में और क्या मिल रहा है, ये 3 चीजें क्लब करो एंड यू कैन स्टार्ट फेयरली क्विकली इन्वेस्टिंग। अगर कोई एकदम कुछ नहीं जानता ट्रेडिंग के बारे में तो कब वो ये बेसिक नॉलेज लेता है, कितना टाइम लगता है कि वो शुरू कर सके प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग? लर्निंग पीरियड कितना बड़ा है? सो मुझे तकरीबन, मतलब मैं क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ा लिखा बैकग्राउंड का हूँ तो इट वाज फास्टर, प्लस मेरी फैमिली का भी बैकग्राउंड है, तो इट टुक मी अराउंड 6 months टू बिकम अ कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर। एक आम आदमी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं एक जजमेंट पास करूं एंड जस्ट टेक इट एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट बिकॉज एवरीवन इज सो यूनिक कि कोई भी एक जेनरिक स्टेटमेंट मारना एक्चुअली नॉट जस्टिफाइड, बट मुझे लगता है 2 साल लगते हैं जब आप एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए। ऐसे कई बार होगा कि कुछ महीने आपने इतने पैसे कमा लिए और नेक्स्ट मंथ आपने शायद उसका 80% खो दिया। दैट इज नॉट राइट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इज कि हर महीना अपने को टारगेट करना है कि अपने को प्लस ही उठना है, चाहे वो X% है चाहे X + Y% है, तो वो 2 साल का एक टाइम पीरियड देने से मुझे लगता है हो जाना चाहिए। राइट। और इन्वेस्टिंग में व्हाट डू यू थिंक, कितना टाइम लगेगा सीखने को इन्वेस्टिंग? आई थिंक सर थोड़ा यूनिक लर्निंग कर्व होता है इन्वेस्टिंग का। पहले तो क्या होता है, जब आप स्टार्ट करते हो तो आप थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट होते हो, तो आप जो प्रिंसिपल्स आपने पढ़े हैं बुक्स में, अपने सीनियर्स से, मेंटर्स से, उससे आप स्टिक रहते हो
और शुरू के 6 महीने आपके अच्छे बीतते हैं. वंस यू थिंक कि हाँ मुझे आ गया, इज व्हेन यू स्टार्ट डिविएटिंग फ्रॉम दैट प्रोसेसेस. सो अब उससे आप कितनी जल्दी निकलो. कुछ लोग कभी नहीं निकल पाते, सारी जिंदगी दे स्ट्रगल, और कुछ लोग ये रियलाइज कर लेते हैं 1 साल 1.5 साल में कि नहीं, जो सेट प्रोसेसेस हैं दे आर देयर फॉर अ रीजन, और मुझे ज्यादा एडवेंचरस नहीं होना है, एंड दे कम बैक टू बेसिक्स. सो इन्वेस्टिंग इज अबाउट बेसिक्स. पीपल बेसिक्स से शुरू करते हैं, फिर फैंसी होते हैं, वापस बेसिक्स पे आते हैं. अगेन टाइम पीरियड इज वेरी सिमिलर, वही 2 साल के आसपास, जिसमें पहले 6 मंथ के बाद अगले 1-1.5 साल एडवेंचर वाले रहते हैं. श्योर. कितना समय हर हफ्ता देना पड़ेगा अगर आप इन्वेस्टिंग सीरियसली करना चाह रहे हैं? और ट्रेडिंग का मैं आपको बताऊंगा कि कितना समय देना है, बिकॉज ट्रेडिंग में कितना आप एक्टिव ट्रेडिंग कर रहे हैं, कितना पैसिव ट्रेडिंग कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है. इन्वेस्टिंग में कितना घंटा देना होगा? सर, जब आप पहली बार सीखना शुरू कर रहे हैं, तो जैसे मेरे लिए मैंने 1.5-2 साल सिर्फ इन्वेस्टिंग की किताबें पढ़ी हैं. बट आई वॉज अ स्टूडेंट, मेरे पास और कुछ करने को नहीं था. तो जब आप सीखना शुरू कर रहे हैं, तब तो आप जितना टाइम दे दें उतना कम है, और आपको मजा भी इतना आएगा, क्योंकि इन्वेस्टिंग सिर्फ आपको इन्वेस्टिंग नहीं सिखाती. आई एम श्योर दैट्स ट्रू फॉर ट्रेडिंग ऑल्सो. आपको साइकोलॉजी, आपको इकोनॉमिक्स, आपको मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी, सब चीजें एक साथ सिखाती है. तो यू फील लाइक कि आप दुनिया की सारी पढ़ाई रियल टाइम में और लाइफ से 10x फास्टर सीख रहे हो. सो सीखते समय तो जितना टाइम, बट वंस दैट इनिशियल लर्निंग फेज इज गॉन, आई थिंक आप वीकेंड रीडिंग से भी काम चला सकते हो. अगर आप हर सैटरडे संडे 2-4 घंटे दे रहे हो, अगर आप हफ्ते में 6-8 घंटे दे रहे हो और पढ़ रहे हो, वो भी मजे के लिए, आई थिंक इट्स गुड इनफ. इनफैक्ट सर, मेरा बिगेस्ट रिग्रेट बिजनेस शुरू करने के बाद ये है कि अब मुझे, जो मैं 40 आवर्स अ वीक किताबें पढ़ता रहता था, अब वो कम हो गया है, अब वो 8-10 आवर्स अ वीक हो गया है. तो बिगेस्ट रिग्रेट बिजनेस मैनेज करने का ये है कि अब रीडिंग टाइम नहीं मिलता. बट ग्रेट पार्ट इज वीकेंड रीडिंग से हो जाता है. ट्रेडिंग में सर? ट्रेडिंग में अगर आप एक्टिव फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं तो आपको दिन का कम से कम 3 से 4 घंटा देना पड़ेगा. एक्टिव मतलब मैं प्रोफेशनल ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ. प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो आपको तो 9:15 बजे घंटी चालू होते ही 3:30 घंटी बंद होते हैं, आपको रहना पड़ेगा मार्केट में. उसको छोड़ देते हैं बिकॉज वो बहुत छोटा पॉपुलेशन है जो वो करता है. बट अगर आप एक्टिव ट्रेडर बनना चाहते हैं, अपने अकाउंट में ट्रेड करना चाहते हैं, तो दिन का 3-4 घंटा, विच इज ऑलमोस्ट 15 to 20 आवर्स अ वीक. एंड अगर आप पैसिव ट्रेडिंग करना चाहते हैं, विच इज मोस्टली कि शाम को डेटा एनालाइज कर रहे हैं, वीकेंड में ज़्यादा इंटेंस एनालाइज कर रहे हो, जब ट्रेड आ रहा है तभी ट्रेड कर रहे हैं, नहीं तो ट्रेड करने का कंपल्शन नहीं है, देन आई थिंक वीकली 10 आवर्स इज एक्सपेक्टेड. राइट. ओके. कितना कैपिटल मिनिमम होना चाहिए अगर हम इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग जर्नी में जाएं? तो मैं पहले ट्रेडिंग से चालू कर देता हूँ. जरूर जी. लोग 50,000 1 लाख रुपए से चालू करते हैं, which is probably part of their learning curve, क्योंकि 50,000 1 लाख रुपए के अंदर में कोई बहुत ही कमाल रिटर्न नहीं आ जाएगा. एब्सोल्यूट टर्म्स में देखा जाएगा तो बहुत छोटे अमाउंट होते हैं, तो इट्स अ गुड लर्निंग कर्व. बट आइडियली अगर ट्रेडिंग को सीरियस एब्सोल्यूट रिटर्न के रूप में देखना है तो 5 लाख रुपया मिनिमम चाहिए. बिकॉज अगर आप देखिए, वैसे 5 लाख रुपया पे अगर आप साल का 50% 40% भी रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, तो आप 2 लाख रुपया जनरेट कर रहे हैं, विच बिकम्स सम अमाउंट विच इज रेस्पेक्टेबल इन एब्सोल्यूट टर्म्स. अगर आप महीने का 1200 1300 1500 रुपया 2000 रुपया कमाएंगे तो आपको एक्साइटमेंट नहीं होगा, फिर आप डीमोटिवेट हो जाएंगे. सो फॉर मी 50,000 to 1 lakh is a starting of the learning curve, but at least 5 lakh is needed if you want to make serious money. What about investing? जी, एग्जैक्टली द सेम अमाउंट. वही, अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो आप किसी भी अमाउंट से सीखें, इट्स ग्रेट. आई स्टार्टेड फ्रॉम 20,000. लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको एक 15-20 स्टॉक्स का एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहिए, तो आपको लाखों में रुपए चाहिए. 3-4-5 लाख रुपए आपको चाहिए. आजकल एक बॉश का शेयर ले लीजिए, एमआरएफ का शेयर ले लीजिए, 2 शेयर एक ले लीजिए और आपके लाख रुपए हो गए. सो अगर कम से कम 4-5 लाख रुपए हों तो आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ले सकते हैं. और अगेन, आप अगर इस पे 20% का रिटर्न कमाएंगे साल का, तो आप लाख रुपए
साल का कमाएंगे तो वो कुछ इंसेंटिव रहेगा टू पुट दोज लॉन्ग आवर्स। फिर थोड़ा ये होता है कि जब ये सेकेंड क्वार्टर में डिविडेंड सीजन आता है तो आपको कुछ डिविडेंड मीनिंगफुल मिले, जिससे अगेन वो मोटिवेशन के लिए डिविडेंड मुझे बहुत पसंद है। मुझे याद है स्टूडेंट जब मेरा टोटल पोर्टफोलियो बढ़ के 2-3 लाख रुपए का हो गया था और डिविडेंड कुछ कुछ आने लगा था, 500 रुपए 700 रुपए इस तरीके का जब डिविडेंड आने लगा था, तो वो अमाउंट उतना जरूरी नहीं है, लेकिन वो जो मोटिवेशन उस डिविडेंड से आता है कि हाँ मैं सही कर रहा हूं और आई एम बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड टू माय पेरेंट्स, वो मोटिवेशन जरूरी है। तो हाँ मतलब शुरू तो आप किसी भी अमाउंट से करिए, लेकिन 4-5 लाख रुपए का वो अमाउंट है जब आप सोच सकते हैं कि हाँ मेरा एक पोर्टफोलियो है, और आप खुद अपनी पोर्टफोलियो को सीरियसली लेना शुरू करेंगे जब वो अमाउंट आ जाएगा। तो सही है। जब हम लोग बुक्स की बात करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे नाम आते हैं। तो मेरे माइंड में तो पहला नाम आता है कि प्रांजल ने बहुत प्यारी प्यारी बुक्स लिखे हैं। आई थिंक आपने 2 बुक लिख दिया प्रांजल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर, यस सर, यस सर। तो ऑब्वियसली जब बुक्स की बात करेंगे तो आपका बुक तो डेफिनेटली एक रडार में है, बट उसके अलावा मतलब आप क्या रिकमेंड करेंगे, कोई नाम, कोई पर्टिकुलर बुक जिससे लर्निंग कर्व में जाया जा सके? डेफिनेटली मेरी जो ऑल टाइम फेवरेट है वो थोड़ी अननोन भी है, मैंने पहले भी इनका नाम लिया, गाय स्पियर की द एजुकेशन ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टर। अच्छी बात यह है कि बहुत ज्यादा मैथमेटिकल और अकाउंटिंग ओरिएंटेड बुक नहीं है, वरना जो आर्ट्स वाले बैकग्राउंड से आए जैसे मैं आया तो हम एक डिस्कनेक्ट फील करते हैं, बट ही नेवर मेक्स इट कि ये एक अकाउंटिंग स्किल है या कॉमर्स का स्किल है या मैथमेटिकल स्किल है। ही मेक्स इन्वेस्टिंग एन एवरीडे स्किल। तो आई रिलेटेड डीपली विथ इट। मेरी ऑल टाइम फेवरेट ये है। पीटर लिंच की तीनों ही किताबें जिस क्रोनोलॉजी में वो लिखी गई हैं, आप शुरू करिए लर्न टू अर्न से, और जिस तरीके से वो ना सिर्फ आपको इन्वेस्टिंग सिखाते हैं बल्कि जिस तरीके से वो आपको इकोनॉमिक्स का आपका नजरिया बदल देते हैं, हाउ इकोनॉमिक्स वर्क, हाउ मैक्रोज वर्क, बहुत ही सिंपल भाषा में। अगेन दैट्स रियली हेल्पफुल। अगर और सिंप्लीफाई आपको प्रोसेसेस की तरफ जाना है कि प्रोसेसेस कितने जरूरी हैं और कैसे ये जरूरी नहीं है कि आप हर किसी से हर चीज सीखें, आप अपना एक स्टाइल रखें और उस स्टाइल को अलग अलग टाइम पीरियड पे रिपीट करें, तो आई थिंक ये बहुत अच्छे से सिखाती है धंधो इन्वेस्टर मोहनीश पाबराई की। तो ये 3 किताबें मेरे लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कोई भी जो नया शुरू कर रहा है इन्वेस्टिंग। फैंटास्टिक। ट्रेडिंग, देखिए ट्रेडिंग जब कोई करता है तो टिपिकली टेक्निकल एनालिसिस लोग पढ़ते हैं, और टेक्निकल एनालिसिस के अंदर में बहुत महारथी जी ने बहुत सारी बुकें लिखी हैं। अभी तो लेटेस्ट भी कई ऐसे ट्रेडर्स हैं यूएस बेस्ड, वो अब कंटिन्यूसली बुक लिखते जा रहे हैं। तो बड़ा एग्जॉस्टिव लिस्ट है, तो आप कोई भी गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस मैगी ने लिखा था या मार्क रेवेनी ने लिखा है अभी, तो आप बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे। बट मेरे लिए सबसे बड़ा लर्निंग सोर्स अभी है यूट्यूब के अंदर में। जब आप खासकर ट्रेडिंग के अंदर में मैंने देखा है प्रांजल की, क्योंकि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट रियल एक्सपीरियंस ऑफ प्राइस एक्शन, तो जितना राइट यूट्यूब चैनल्स के थ्रू एक्चुअल प्राइस एक्शंस के थ्रू आप सीखते हैं उतना वो बुक्स में नहीं सीख पाते हैं, बिकॉज बुक्स आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम खाली एक चार्ट का इमेज रख सकते हैं, बट जो लाइव चार्ट के अंदर में जो लाइव एक्सपीरियंस करने का फीलिंग है वो यूट्यूब ने दिया है, और फॉर्चुनेटली हमने भी बहुत काम किया उसके ऊपर में। तो बुक्स, इट्स गुड टू स्टार्ट विद टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक बुक्स। हमने बहुत बुक समरीज भी बना रखी है इलन मार्केट्स में, बट रियल में कुछ फिजिकल कॉपी मोटी बुक्स पढ़ने का एक आनंद ही कुछ और है। लेकिन उसके बाद जिसको ट्रेडिंग करना है, अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं इंडिया में, कई लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई रियली लव एवरीवन हु इज डूइंग सो मच फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स टू मेक देम जेन्युइनली एम्पावर्ड। तो बाहर वाले भी है और इंडिया वाले भी है, उनके यूट्यूब चैनल को फॉलो करके ट्रेडिंग आराम से सीखा जा सकता है। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रांजल, मार्केट, ट्रेडर को तो मार्केट सबसे ज़्यादा सिखाता है, तो जब तक आप उतरेंगे नहीं तब तक आप और सीख ही नहीं पाएंगे। तो मार्केट से ट्रेडिंग जितना सीख पाए उतना सही सीख मार्केट दे पाता है। और सर मतलब जैसा आप बता रहे हैं, क्या ट्रेडिंग वाली जो बुक्स होती हैं वो जल्दी जल्दी आउटडेटेड भी होती हैं? ट्रेडिंग की बुक्स में जनरली 60% कॉन्सेप्ट्स, एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है,
बट उसके ऊपर में जब वो Okay. लोग स्ट्रैटेजीज की बात करने लग जाते हैं ना, तो क्योंकि मार्केट इतना डायनेमिक हो चुका है, जैसे लास्ट जब मैंने एल्गो ट्रेडिंग चालू किया था 2008 में, जब इंडिया मेरे एल्गो ट्रेडिंग अलाउड हुआ था, तो द मोमेंट एल्गो ट्रेडिंग स्टार्टेड इन इंडिया, मार्केट का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। तो पुराने बुक जो लिखे हुए हैं वो इररिलेवेंट हो गए, बिकॉज अब आप एल्गो की बात नहीं करेंगे तो आप इनकम्प्लीट बात कर रहे हैं। अभी मार्केट में इतना मशीन लर्निंग और एआई यूज हो रहा है ट्रेडिंग लेवल पे कि अब आप उसके बारे में नहीं जानोगे और पुरानी बुक को ही देख के अगर इंप्लीमेंट करोगे तो ऑब्वियसली आप पुराने मार्केट स्ट्रक्चर में अभी तक बिलोंग करते हैं। तो यूट्यूब या कोई भी लेटेस्ट सोशल मीडिया आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि नए मार्केट के हिसाब से आप नया स्ट्रक्चर को सीख पाते हैं। राइट। सो प्रांजल, दिस इज ऑसम। मैं कह सकता हूं कि दिस इज माय बेस्ट इंटरेक्शन एवर इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इनटू बोथ कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन विच नॉर्मल इंडिविजुअल इन्वेस्टर नीड्स, उनको चाहिए था ये डिस्कशन शायद, और more than that, I think the kind of connect both of us developed because of obviously the entrepreneurial background we have. It was so fun to talk to you. Thank you so much, sir. And I mean, आपने बहुत बड़ी बात कही, so thank you so much, sir. बहुत ही मैं ऑनर्ड फील कर रहा हूँ, एंड डेफिनेटली सर इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। मैं बहुत ही नर्वस था कि पता नहीं मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊंगा कि नहीं, बट आपने जितना कंफर्टेबल और एट होम मुझे फील कराया, सो थैंक यू सो मच सर। आई एम श्योर ज़्यादातर चीज़ें जो मैंने बोली हैं वो आपको पहले से पता है, बट थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली, एंड आई होप आपकी ऑडियंस के लिए मैं वैल्यू ऐड कर पाया हूँ। इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू, एंड आई विल कीप लर्निंग फ्रॉम यू सर, और जल्दी ही कोलकाता आऊँगा एंड वील मीट। थैंक यू। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्रांजल, सब्सक्राइब टू माय चैनल। डन, राइट अवे सर, राइट अवे। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं ऑफलाइन वेरी सून। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच सर, बाय सर। तो दोस्तों, मज़ा आया कि नहीं? मुझे तो बहुत मज़ा आया, और यही मज़ा और लर्निंग दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपको सही मायने में बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो अगर आप लास्ट तक रुकें तो सबसे पहले एक थम्स अप कि आप लास्ट तक रुके और आपने पूरा ये लर्निंग को हमसे लिया है। अगर आपको कुछ भी कमेंट करना है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करिए, डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि मैं रिप्लाई करूं, और मैं प्रांजल को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो रिप्लाई करें, ताकि कहीं पर भी कुछ भी आपको लगता हो कि हमसे कुछ और इनपुट चाहिए तो हम देने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो आपको तो पता है कि वीडियो को शेयर भी करना है, और जितने लोगों तक ये नॉलेज पहुंचाएंगे उतना आपको भी अच्छा कर्मा मिलेगा, और हम तो लगे ही हैं अच्छा कर्मा जुगाड़ने में। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।